राइट, हमारे पार्टिसिपेंट्स पूरे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एचएसटी की तरफ से आपको वेलकम करते हैं ओसीडी थेरेपी कोर्स में। और ये 4 घंटे घंटे का शॉर्ट कोर्स होगा जिसमें हम ओसीडी की ऐसी टेक्निक सीखेंगे इंशाल्लाह जो 90 to 95% तक क्लाइंट्स पे कामयाब होती हैं। और ये रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है। ये थेरेपी वर्क करती है। राइट, ऐसी चीज़ें हैं जिन पर 40 साल से ज़्यादा वर्क हो चुका है और प्रूवन है ये चीज़ें। ठीक है, इसलिए आपने इनको बहुत गौर से इस कोर्स को लेना है, बहुत फोकस के साथ। और जो चीज़ें हैं वो आपने याद भी रखनी है, नोट डाउन भी करनी है। राइट, सो इसका फिर हम अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। ओसीडी थेरेपी कोर्स। अब ये एचएसटी हीलिंग हर्ट थेरेप्यूटिक्स थोड़े से टाइम में माशाल्लाह इतनी प्रोग्रेस इस इदारे ने की है कि यहाँ पर मैम हिरा होती है हमारे साथ। एक्चुअली उन्हीं का आइडिया है ये। और ओसीडी में उनका ही इंटरेस्ट था, उनके ही क्लाइंट्स थे। वहीं से ये सफ़र जो उसका आगाज़ हुआ था। और बहुत कम टाइम में माशाल्लाह हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। पाकिस्तान भर से थेरेपिस्ट ने कोर्सेज लिए हैं और आगे वो सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह। यानी ये कोर्सेज लेकर बहुत से डिसऑर्डर्स के हैं, उनमें ओसीडी थेरेपी कोर्स भी एक शामिल है। तो वो आगे पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की और खुशकिस्मती की बात है। सो जहाँ तक थेरेपिस्ट की बात है तो हमारे कोर्सेज इस तरह के इतने इजी होते हैं कि क्लाइंट्स भी वो ले रहे होते हैं और वो भी डायरेक्टली इससे बेनिफिट कर रहे होते हैं। और ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो साल आ साल थेरेपीज ले चुके होते हैं लेकिन उन्हें अपने डिसऑर्डर की इतनी समझ नहीं आई होती। लेकिन जब वो हमारे कोर्सेज लेते हैं इतने इन डेप्थ और इतने ईजी होते हैं कि माशाल्लाह से उन्हें समझ भी आ जाती है कि डिसऑर्डर क्या है, किस वजह से है, उसकी क्या फिलॉसफी है और फिर उसको ट्रीट कैसे करना है, मेडिसिन के बगैर कैसे उसको आगे मैनेज करना है। तो ओसीडी थेरेपी कोर्स भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसका हम बाकायदा आगाज करते हैं कि ओसीडी होता क्या है। स्क्रीन में फुल स्क्रीन करना। सो ओसीडी ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्लाइंट को, पेशेंट को गैर ज़रूरी ना चाहते हुए भी ख्यालात आ रहे होते हैं और वो रिकरिंग होते हैं, नहीं बार बार आते रहते हैं। उसका सारा टाइम उन्हीं में गुजर रहा होता है। और ये जो है ये आइडियाज़ भी हो सकते हैं, ख्यालात भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये सेंसेशंस भी हो सकती हैं, जैसे उसे कुछ हो रहा है, उसकी बॉडी के साथ कुछ हो रहा है। हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। तो अब वो उसके माइंड में वो जो फियर्स हैं, वो ऑब्सेशंस हैं, वो आ रही होती हैं। तो ओ सी डी, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्सेशंस, यानी जो वो ख्यालात उसके माइंड में आ रहे हैं। तो ये तो ओ हो गया। अब सी क्या है? सी है कि जब वो ख्यालात उसे आते हैं तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए उसे कुछ करना पड़ता है, वो कुछ करता है। ठीक है, रिपीटेटिवली वो कुछ करता है। तो वो कंपल्शंस होती हैं। सो सी स्टैंड्स फॉर कंपल्शन। तो इन दोनों से मिलकर जो डिसऑर्डर बनता है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। तो आप जब ओसीडी का नाम सुनते होंगे आपके माइंड में यही आता होगा कि बार बार हाथ धो रहा होता है वो शख्स, बार बार लॉक चेक कर रहा होता है, स्विचेस चेक कर रहे होते हैं, इसी तरह यही माइंड में आता है। तो ये सिर्फ एक पिक्चर है ओसीडी की। अब इसकी हम बेशुमार किस्में हैं, वो सारी अब आगे चल के देखते हैं। तो कंपल्शन जो है वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं जो उस एंजाइटी को कम करने के लिए वो कर रहे होते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, चीज़ों की सफाइयाँ करना, राइट, या चीज़ों को चेक करना। कभी कभी आगे इसकी टाइप्स आएंगी, वहां भी इस चीज़ का डिटेल में आएगा। कभी कभी ये जो एक्शंस हैं, जो कंपल्शंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बिहेवियर्स ही हों, कभी कभी वो भी माइंड के अंदर ही हो रहे होते हैं। जैसे काउंटिंग, जहन में ही एक्ट्स हो रहे होते हैं, मेंटल एक्ट्स भी होते हैं कि वो दिमाग में ही काउंट करता रहता है, बार बार सोचता रहता है, सॉल्यूशंस देखता रहता है, चीज़ों को मैच करता रहता है। तो ये जो कंपल्शंस हैं
ज्यादातर तो ये बिहेवियर में होती हैं, कभी कभी मेंटल भी हो सकती हैं कि वो माइंड में ही कंपल्शंस भी चलती रहती हैं, ऑब्सेशंस भी माइंड में होती है, कंपल्शंस भी। इसको प्योर ऑब्सेशनल ओसीडी कहा जाता है। ये टाइप हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई ओसीडी की डेफिनेशन। अब इसके लिए ये जरूरी है कि ये जो शख्स को ऑब्सेशंस और कंपल्शंस तंग कर रही हैं, उसकी लाइफ को इंटरफेयर कर रही हैं, तो वो इस हद तक कर रही हैं कि वो और एक्टिविटीज नहीं कर सक रहा, सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर कर रही है, बहुत ज्यादा हद तक इंटरफेयर कर रही है। जब हम डीएसएम में इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वो उसकी लाइफ को बड़ी बुरी तरह से असरअंदाज कर रही होती है, वो और कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। उसकी जो सोशल इंटरेक्शन है खराब हो जाते हैं, फैमिली लाइफ खराब हो जाती है, स्टडी लाइफ या वर्क लाइफ में भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। इसलिए उसे साइकेट्रिस्ट के पास और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये तो हो गया ओसीडी। अब किस तरह से डायग्नोज करना है, कैसे पता चले कि भाई किसी को ओसीडी है या नहीं, तो उसका क्राइटेरिया डीएसएम के अंदर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले उस शख्स में ऑब्सेशंस होंगी, यानी ये जो हमने बात की लगातार थॉट्स चल रही होंगी उसके माइंड में। फिर कंपल्शंस होंगी, इसीलिए इसका नाम ओ भी है और सी भी है, डी भी है, राइट। तीनों चीजों को अपने अलग अलग माइंड में रखना है। अगर सिर्फ ऑब्सेशंस है तो फिर हम नहीं कह सकते, ऑब्सेशंस भी हैं, कंपल्शंस भी हैं, ठीक है, और डिसऑर्डर भी है, बुरी तरह से मुतासिर भी किया उसने, तब ये ओसीडी है, राइट। अब यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है कि यहाँ पर डीएसएम कह रही है कि ऑब्सेशंस हैं, कंपल्शंस हैं या बोथ हैं। तो अभी जो हमने बात की कि कुछ ऑब्सेशंस ऐसी होती हैं जिनकी जाहिरी तौर पर कोई कंपल्शंस नहीं होती, वो माइंड में ही कंपल्शंस होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑब्सेशंस, कंपल्शंस और बोथ, दोनों चीजें भी हो सकती हैं, ज्यादातर दोनों ही होती हैं। लेकिन जहां पर सिर्फ ऑब्सेशंस का कहा जा रहा है तो वहां पे कंपल्शंस माइंड में हो रही होती है। इसलिए इन्होंने अलग अलग लिखा है कि दोनों भी हो सकती हैं, अकेले अकेले इस सेंस में हो सकती हैं कि माइंड वाली कंपल्शंस को वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑब्सेशंस की डेफिनेशन क्या है, अगेन हम देख लेते हैं। रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट्स, बार बार आने वाली लगातार सोचें होती हैं, अर्जेस होती हैं, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अब उनकी मर्जी के बगैर वो आ रही है, इंट्रूसिव है, खुद ब खुद आ रही है, उनके ना चाहते हुए आ रही है। और इससे होता क्या है, थॉट्स आने का तो कोई इशू नहीं, उन्हें शदीद एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, तकलीफ होती है, डिस्ट्रेस फील होता है। तो अब ज़ाहिर तकलीफ हो तो बंदा उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करता है कि थॉट्स ना आए, दब जाएं, सप्रेस हो जाएं, इसकी वो कोशिश करते हैं। और फिर उसको, उस तकलीफ को कम करने के लिए वो क्या करते हैं कि कोई एक्शन लेते हैं वो, या कोई दूसरी थॉट लेके आते हैं उसको चेक करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कि वो अजियत कम हो, या मेंटल एक्शन की बजाय वो रियल एक्शन करते हैं जिसे हम कंपल्शन कहते हैं, ठीक है, जिसे कंपल्शन कहते हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे उसे रिचुअल भी कहते हैं। तो बेसिकली ये हो रहा होता है सब। कंपल्शंस को डीएसएम किस तरह से डिफाइन करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स। अब तो वो थॉट आ गई माइंड में जो उसे एंजाइटी दे रही है, तो वो करता क्या है, कंपल्शन होती है, मजबूरन उसे कुछ करना पड़ता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना, चीज़ों को ऑर्डर में रखना, चीज़ों को चेक करना बार बार। ये अगर जाहरी तौर पे ये वाले बिहेवियर्स नहीं है तो हो सकता है मेंटल एक्ट्स कर रहा है कि वो बार बार दुआ कर रहा है। अब आपके ख्याल में आ रहा होगा कि दुआ करना कैसे ऑब्सेशन है, इस पे भी हम बात करते हैं। काउंटिंग, गिनती कर रहा है कि इतना है कि नहीं है। रिपीटिंग वर्ड्स, ये भी दुआइया कलमात भी हो सकते हैं, खुद को तसल्ली देने की भी चीजें हो सकती हैं। वो बार बार आपसे अपने आप से बात कर रहा होता है, इससे उसकी एंजाइटी कम हो रही होती है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी एंजाइटी कम हो रही होती है, और ये साइकिल चलती जाती है और उसका सारा टाइम यहीं पे चला जाता है, वो और कुछ कर नहीं पा रहा होता। असल प्रॉब्लम ये हो जाता है उसकी, उसकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहता। तो बड़ी अजियतनाक एक सिचुएशन है, और ये 1% तक, 1% से ज्यादा इसकी प्रीवेलेंस है, यानी वो अक्सर लोगों को होता है, बहुत लोगों को ये डिसऑर्डर होता है। तो हमने ये बात कर ली कि बिहेवियर जो है वो मेंटल एक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो करते किसने हैं कि उनकी एंजाइटी कम हो जाए।
या जिस सिचुएशन में वो जा रहे हैं, जो खौफनाक सिचुएशन आने वाली है, फॉर एग्जांपल हाथ ना धोए तो जर्म्स आ जाएंगे, वो बीमारी लग जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएंगे, खुदा न खास्ता बुरी बीमारी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए वो बार बार वो चीज़ कर रहे होते हैं। उन्हें मालूम भी है कि हाथ धो गए, लेकिन एक तरफ उन्हें नहीं भी मालूम, एक अनसर्टेनिटी होती है, खैर यकीनी कैफियत होती है। और ये जो ऑब्सेशंस हैं, इनके ऊपर जब वो कंपल्शन करती हैं, वो एक्सेसिव होती हैं। ठीक है, हाथ तो हर कोई धोता है, लेकिन इतनी ज्यादा दफा धोना वो एक्सेसिव होती हैं। वो उतनी दफा नहीं होता जितनी दफा करना चाहिए, वो हद से ज्यादा होता है। इस्तग़फ़ार तो हर कोई करता है, लेकिन अगर हर वक्त ही वो इस खौफ में मुब्तला है कि उन्हें कुछ हो जाएगा, कोई अजाब आने वाला है बिला किसी वजह के, ठीक है, तो वो एक्सेसिवनेस उसके अंदर पाई जाती है। ये चीज जरूर होती है इसमें। फिर ये तो हो गया क्राइटेरिया ए। अब क्राइटेरियन बी क्या कहता है कि ऑब्सेशंस और कंपल्शंस आर टाइम कंज्यूमिंग। इसकी भी हम बात कर चुके हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो डीएसएम के अकॉर्डिंग 1 घंटे से ज्यादा का टाइम ले रहे होते हैं। दिन भर में ये 1 घंटे से ज्यादा वो यही कुछ कर रहा होता है। वैसे तो लोग बहुत ज्यादा भी ये काम करते हैं, लेकिन जो डीएसएम ने क्राइटेरिया रखा है वो क्या है कि 1 घंटे से ज्यादा। अगर इतना है तो ये दूसरा क्राइटेरिया भी मीट हो गया, हम कह सकते हैं कि उसको ओसीडी है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो सिम्टम्स हैं वो किसी और वजह से नहीं है। यानी कि अगर कोई नशा करता है, सब्सटेंस अब्यूज करता है, ठीक है, या कोई दवाई है, उसका असर नहीं है, बल्कि ये उसको जेनेटिकली ये प्रॉब्लम उसके साथ है। ये भी एक मेन चीज है, इसको भी माइंड में रखना है कि ऐसा तो नहीं कि उस शख्स के सिम्टम्स जो है वो किसी मेडिकेशन के बाद या कोई सब्सटेंस अब्यूज के बाद जाहिर होना स्टार्ट हुए, तो फिर ओसीडी तो ना हुआ, फिर तो वो उस मेडिसिन का या सब्सटेंस का असर हुआ ना। तो ये थर्ड हो गया। और चौथी चीज क्या है कि ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं है। ठीक है, ये जो ऑब्सेशन है किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं है। जाहिर तो अगर किसी बंदे को कैंसर है, खुदा ना खास्ता, उसके माइंड में तो थॉट्स आनी है, वो परेशानी तो जरा नहीं, ठीक है। तो ये किसी और चीज की वजह से नहीं है। तो ये जब चारों क्राइटेरिया मीट करते हैं तो हम ओसीडी डायग्नोज कर सकते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब हम इनकी टाइप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो 12 टाइप्स के बने, उनमें सबसे पहले वही है जो सबके माइंड में होता है कि सफाई से इसका ताल्लुक है, कहीं जर्म्स ना लग जाए, कंटेमिनेशन ना हो जाए। तो ये इसकी पहली टाइप है। तो इस शख्स को ये होता है कि डर्ट लग जाएगी, जर्म्स लग जाएंगे उसके साथ, उसके कपड़ों के साथ लग जाएंगे, उसके हाथ से लग जाएंगे, बीमार हो जाएगा। तो वो ऐसी चीज़ों को बार बार साफ करता रहता है, हाथ धोता रहता है, चीज़ों को टच नहीं करता, उनसे बचता रहता है। तो ये इसकी फर्स्ट टाइप होती है। सेकंड है चेकिंग ओसीडी। इसमें सफाई और धोने वाला तो नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि कोई माइंड में होप होता है, खतरे का ही होता है, लेकिन वो इस सेंस में होता है कि वो बार बार चेक करते हैं कहीं कोई चीज खुली तो नहीं रह गई। मतलब कहीं जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो लॉक चेक करते रहेंगे। 1 बार चेक किया, 3 बार चेक किया, 7 बार चेक किया, 11 बार चेक किया, यानी वो 1 घंटा उधर ही लग गया कि लॉक हुआ है कि नहीं हुआ। या अप्लायंसेज है, घर की चीजें हैं, ओवन है, इस्त्री है, इस तरह की चीजें वो बार बार चेक करते रहते हैं। तो ये चेकिंग ओसीडी हो गया। और माइंड में यही होता है कि कोई नुकसान हो जाएगा, कोई खतरा हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, घर जल जाएगा, इस तरह की चीजें। एक और टाइप है सिमेट्री एंड ऑर्डर ओसीडी। इसमें तरतीबवार रखने का है ये मसला, कि वो चीज़ों को जब तक तरतीब में ना रखे तो उसको एंजाइटी होती है। और उसे एंजाइटी होती है जब उन चीज़ों को तरतीब में रखता है, उसी तरह से चीज़ें पड़ी रहेंगी तो उसे लगेगा मेरी लाइफ बड़ी बैलेंस में है और मुझे यकीन है अब इस सूरत हाल पे, वरना तो गैर यकीनी सूरत हाल हो जाती है। तो ये भी एक किस्म है। देन होर्डिंग ओसीडी। होर्डिंग कहते हैं चीज़ों को जमा करना, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ों को जमा करना ज़रूरी है, किसी को बुक्स का शौक हो सकता है, चीज़ों का शौक हो सकता है, उस सेंस में नहीं। ऐसी चीज़ें भी रखना जिन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, जिन्हें रद्दी में देना चाहिए, जैसे फेंक देना चाहिए, ऐसी भी चीज़ों को वो कलेक्ट करने की एक नीड होती है। इसे कहते हैं होर्डिंग ओसीडी या जखीरा अंदोजी। दूसरों की निगाह में वो चीज़ें बेकार होंगी, लेकिन वो शख्स जमा करता है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा रिसर्च करें तो आपको इस तरह की वीडियोस मिलेंगी जहाँ पर लोगों के रूम्स में उनसे उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें इस तरह से भरी हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को न्यूज़पेपर का है तो उनके बेड के ऊपर, उनके सोफा पे
टेबल्स पे, हर जगह पे आपको न्यूज़पेपर्स नजर, और गुजरने का रास्ता ही आपको नहीं नजर आएगा। यानी इस हद तक भी ये डिसऑर्डर जा सकता है। तो ये भी इसकी एक टाइप है। फिर रिलेशनशिप ओसीडी, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, कि इसमें क्या होता है कि जो फैमिली का शख्स या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो अगर वो उसके बारे में हर वक्त सोचता रहता है, ऑब्सेसिव थॉट्स उसी के बारे में आती हैं, उसी की हेल्थ के बारे में, उसी की स्टेबिलिटी के बारे में सोचता रहता है, ठीक है, और इस तरह की दुआएं करता रहता है या इस तरह के एक्ट्स वो करता रहता है कि वो ठीक रहे किसी तरह से, ठीक है, कि उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, या वो खुद को तसल्ली देता है कि मैं इस तरह करूंगा तो उसको तकलीफ नहीं होगी, वो सेफ रहेगा। तो ये रिलेशनशिप उसी की। खैर अब हम इनको थोड़ा थोड़ा करके टच करते जा रहे हैं इन टाइप्स को, इनकी डिटेल में जाने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम एक एक चीज की करते हैं तो फिर अलग से अलग पूरा एक कोर्स बन सकता है। देन हार्म ओसीडी, इसमें क्या होता है कि शख्स को इस चीज का डर होता है कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं, या खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा दूं, इस चीज की ऑब्सेशन उसके माइंड में आ रही होती है। तो उसे बार बार चेक करना पड़ता है कि मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, मेरी थॉट सही है, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने जा तो नहीं रहा, कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा। तो वो रीअश्योरेंस भी सीख करता रहता है कि कहीं ऐसा हो ना जाए, कि नुकसान ना हो जाए। ये भी बड़ी तकलीफ की सूरत हाल होती है। देन स्क्रपुलोसिटी है, इसको मॉरल ओसीडी भी कहते हैं, मोरालिटी से, अखलाकियात से, या रिलीजन से जिसका ताल्लुक हो। अक्सर ऐसा होता है कि वहम आते रहते हैं माइंड में कि मैं रूहानी तौर पे पाक हूँ या नहीं, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं है, मुझसे गुनाह तो नहीं हो गया, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की जो ऑब्सेशंस है वो माइंड में आती रहती हैं। जो अभी हमने ऊपर बात की थी, हर वक्त दुआ करते रहते हैं, तो वो हर वक्त माइंड में जब इस तरह की थॉट्स आती रहेंगी, और वो उस एनजाइटी को कम करने के लिए जब वो दुआ वगैरह कर रहे हैं, तो फिर एक अलग सिचुएशन है, उनकी बातों में हर वक्त खौफ होगा, ऑब्सेशन होगी किसी ऐसी चीज से रिलेटेड जो असल में मौजूद ही नहीं। ठीक है, तो ये एक और टाइप है। इसके बाद हेल्थ एंजाइटी ओसीडी है, इसमें एक्सेसिव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स आते हैं। यानी एक तो होता है ना कि अगर किसी को डायबिटीज है तो वो अपनी केयर कर रहा होगा, लेकिन जब एक्सेसिव होते हैं, वो बैलेंस नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। एक चीज अब इतनी प्रॉब्लमेटिक है नहीं, लेकिन वो उसको समझ के हर वक्त उसी को सोच रहा है, उसी से रिलेटेड थॉट्स आ रही हैं, और उसी के लिए वो कंपल्शंस कर रहा है, उसी की सेफ्टी मेजर्स वो ले रहा है। तो ये हेल्थ एंजाइटी उसी लिए। इसके बाद है पोस्ट पार्टम उसी। अब पोस्ट पार्टम किन को होता है कि जो मदर्स होती हैं, जो मदर्स होती हैं, उनको जब औलाद होती है, तो उस टाइम पे ये ओसीडी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं मेरी वजह से उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अब वो हर वक्त उसी की सेफ्टी में लगे रहना, उसको झूला ना लग जाए, वो कुछ ऐसा ना खा ले, उसके मुंह में जम्स ना चले जाएं, इस तरह की चीजें जो है वो कंपल्शन करवाती हैं फिर उनसे, हर वक्त वो उसी की तरफ तवज्जो करते रहते हैं। रिलेशनशिप ओसीडी ये हम कर चुके हैं। परफेक्शनिज्म ओसीडी, एक तो हमने ऑर्डर की बात की थी ना कि वो चीज़ों को परफेक्ट रखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वो ये कहते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, हम परफेक्ट होना चाहिए, हमें 100% होना चाहिए, 99 भी नहीं, एक गलती भी ना हो। या इस तरह का फियर, इस तरह की ऑब्सेशन उनके माइंड में चलती रहती है परफेक्शनिज्म से रिलेटेड। तो ये है परफेक्शनिज्म ओसीडी। उन्हें बस यही डर होता है कि गलती हो जाएगी, लोग मजाक उड़ा देंगे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, चीज़ों को बार बार चेक करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं बार बार। तो जब उस पे वो एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम लगा देते हैं, तो ये एक ओसीडी ही है, लेकिन उसकी एक आगे फर्दर टाइप आ जाती है। अब हम जिसकी खास बात कर रहे थे, प्योर ऑब्सेशनल ओसीडी, ये सबसे अलग है कि इसमें कंपल्शन जारी तौर पे नजर नहीं आ रही होती है। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि ऑब्सेशन भी हो सकती है, कंपल्शन भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो इस किस्म में प्योर ऑब्सेशंस होती हैं, जारी तौर पे सिर्फ ऑब्सेशन ही नजर आ रही होती है, उसकी कंपल्शन करता हुआ वो शख्स नजर नहीं आएगा। लेकिन कंपल्शन किस सूरत में होती है, मेंटल एक्ट्स की सूरत में, माइंड में ही चल रही होती है। फिजिकल कंपल्शन इस डिसऑर्डर में इस टाइप में नहीं होती है।
अब इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि खुद को या दूसरों को हार्म करने की इंट्रूसिव थॉट्स आ रही हैं, लेकिन वो कर तो कुछ नहीं रहा। ये एक एग्जांपल इसकी हो गई। गैर मुनासिब सोचें आ सकती हैं कि दूसरों के साथ वायलेंस कर रहे हैं, मार रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इस तरह की थॉट्स रिलीजन या ब्लास्फेमी से रिलेटेड ऑब्सेशंस आ सकती हैं। अब इस पे वो अमल तो नहीं कर रहा था, कंपल्शन तो कोई नहीं हो रहा था। तो अगर ये जस्ट थॉट्स ही हैं और वो माइंड में ही सोचता जा रहा है, उसकी उनकी फिलॉसफी सोचता जा रहा है किस तरह से इसको रिजॉल्व करें, किस तरह से ये मसला हल हो, अब वो कंपल्शन भी माइंड में चल रही हैं। तो ये सारी जो टाइप्स हैं किसकी हैं? प्योर ऑब्सेशनल, यानी इसमें जारी तौर पर कोई कंपल्शन शामिल नहीं है, कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो थॉट्स उसको तंग कर रहे हैं। इसी तरह से लूजिंग कंट्रोल या पागल हो जाने का खौफ। इसी तरह से लगातार कोई शकूक शुबहात आते रहते हैं रिलेशनशिप्स में फॉर एग्जांपल, और वो कंपल्शन जारी तौर पे नजर नहीं आ रही, सिर्फ थॉट्स ही हैं। तो ये सारी किस्में किसकी हो गई? ये एग्जांपल्स प्योर ऑब्सेशनल ओसीडी की हो गई। अब यहाँ पर देखें, ओसीडी को समझने के लिए ये एक तरीका है कि अगर तो मैंने लॉक चेक किया एक दफ़ा तो ठीक है, भूल भी सकता है ना इंसान, एक दफ़ा जाके चेक कर लिया। लेकिन एक दफ़ा किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर तीसरी दफ़ा भी किया, और इतना ही नहीं, यू आर ऑलवेज डूइंग इट, हमेशा ही ऐसे कर रहा है बंदा, तो फिर ये ओसीडी है। ये नॉर्मल बिहेवियर और ओसीडी के बिहेवियर में आपको फर्क जाहिर तौर पे नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसने एक दफा उसका माइंड परेशान था तो उसने 3 दफा चेक कर लिया, नहीं, वो हमेशा ही ऐसा करता है। क्योंकि इस तरह की थॉट्स आती हैं, फिर से कंपल्शन करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये ओसीडी है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ओसीडी में और ओसीपीडी में थोड़ा सा फर्क समझना जरूरी है। ओसीडी तो हो गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ओसीपीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कभी कभी ऑब्सेशन और कंपल्शन जो है वो पर्सनैलिटी का हिस्सा भी होती है। तो ओसीडी तो हमने पढ़ लिया, ओसीडी की डेफिनेशन वगैरह तो हमने पढ़ ली। ओसीपीडी क्या चीज़ है? ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है पहली बात। तो ओसीडी वाले बंदे को तो पता होता है कि उसके साथ एक बीमारी है, मसला है, वो शाय फील कर सकता है, किसी से शेयर नहीं करेगा, या अगर करेगा तो मसले का हल चाहेगा, थेरेपिस्ट के पास जाएगा। उसी पीढ़ी वाले को पता ही नहीं होता कि उससे डिसऑर्डर है, वो तो समझ रहा होता है कि भाई ये परफेक्शनिज्म है, अगर मैं चीज़ों को सही करके रख रहा हूँ तो ये तो एक अच्छी आदत है। उसको इस डिसऑर्डर का नहीं पता होता, इसलिए अक्सर ओसीपीडी जिस शख्स को होगा तो वो उससे अवेयर ही नहीं होगा। कम चांसेस है कि वो थेरेपिस्ट के पास जाएंगे या इलाज की बात करेंगे। ओके, और दूसरा फर्क ये है कि ओसीडी वाले का तो मोटिव ये था ना कि वो सेफ रहे, उसे एंजाइटी ना हो, सेफ रहे, खतरे से बच जाए। इनका मोटिव भी डिफरेंट है। इनका ये है कि हम परफेक्ट रहें, हम परफेक्ट दिखें। ठीक है, तो ये एक फर्क है। और आखिरी फर्क ये है कि ओसीडी तो चेंज हो सकता है, एक साल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या पता अगले साल उतने सिम्टम्स ना नजर आ रहे हैं। लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमेशा रहता है, ये हमेशा रहता है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, ये शख्सियत का हिस्सा होता है। तो ये कुछ फर्क थे ओसीडी और ओसीपीडी में। अच्छा, अब ओसीडी का साइकिल कैसे चलता है? क्लाइंट को ये समझाना बहुत जरूरी होता है, और क्लाइंट को ये समझना बहुत जरूरी होता है कि ओसीडी साइकिल कैसे चलता है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले यहाँ पर ऑब्सेसिव थॉट आती है। ऑब्सेसिव थॉट आती है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। खतरे की थॉट आती है कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, जर्म्स हैं, लॉक नहीं हुआ, बच्चा बीमार हो जाएगा। इस तरह की थॉट्स, फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड मुख्तलिफ थॉट्स आ रही होती हैं, और वो ऑब्सेसिव होती हैं। और ये थॉट्स फिर आगे क्या लेके आती हैं? एंजाइटी पैदा करती हैं, उसमें बेचैनी की सूरत हाल होती है, शदीद तकलीफ अजियत हो रही होती है उसे, कि अब क्या किया जाए, किस तरह से इस एंजाइटी को कम किया जाए। तो अब उसके माइंड में फिर कंपल्शन आती है कि हाँ मैं ऐसे करता हूँ तो मेरी एंजाइटी कम हो जाती है। मैंने एक दफा हाथ धोए, खाना खाना था, मैंने हाथ धोए, मैंने
तो अभी भी लग रहा है कि जम्स हैं, हालांकि हाथ तो सही अच्छे वाले साबुन से धोने, लेकिन जम्स हैं हाथ। अभी भी उसे एंजाइटी हो रही है, तो अब उस एंजाइटी को कम करने के लिए दोबारा से वो हाथ धोता है। ये उसकी मजबूरी बन गई है, कंपल्शन मजबूरी को भी कहते हैं। तो अब उसने फिर से हाथ धोया। अब उसे क्या मिला? टेम्पररी रिलीफ, मुकम्मल रिलीफ नहीं मिला, वक्ती रिलीफ मिला कि हाँ हाथ मेरे धुल गया। वो फिर आके बैठा है, लेकिन फिर से वो थॉट चलने लगी है कि नहीं, अभी भी जम्स हैं, अभी भी ये, अभी तुमने दरवाजा बंद किया वॉशरूम का, फिर से जम्स लग गए हैं, या तुम यहाँ पे बैठे हो आके फिर से जम्स लग गए हैं, बेडशीट से जम्स लग गए हैं। कोई इस तरह की थॉट फिर से वो जाता है हाथ धोने, और ये चीज, ये साइकिल चलती जाती है। फिर एंजाइटी होती है, फिर वो कंपल्शन करता है, फिर से हाथ धोता है, फिर उसको वक्ती सा रिलीफ मिलता है, सुकून थोड़ा सा, फिर से ऑब्सेसिव थॉट आ जाती है। तो इस साइकिल को समझना इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। टाइप्स हमने देख ली हैं ओसीडी की। कंटेमिनेशन, ये सफाई से ताल्लुक जो था। अरेंजमेंट वाली, चीज़ों को सही करके रखने वाली। डाउट एंड हार्म वाली देख ली, नुकसान पहुंचाने के ख्यालात, इसका हमने नहीं देखा। कुछ ऐसी भी होती है ओसीडी, अनएक्सेप्टेबल एंड टैबू थॉट्स हो सकती हैं, टैबू के जिनका जिक्र हम करना मुनासिब नहीं समझते। अल्लाह ताला के बारे में कोई ऐसी थॉट्स आ रही हैं कि बंदा डर जाता है, मैं ये शेयर कैसे करूँ, ये तो एक वहम है, लेकिन ये तो कुफरिया बात है, इसको हम शेयर नहीं कर सकते। या किसी को इस अंदाज में नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आ सकते हैं जो इंसान खुद चाह नहीं रहा होता, लेकिन माइंड में आ रहे होते हैं। तो अब वो चीज़ें शेयर करने के काबिल नहीं होती हैं, वो टैबू थॉट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं मछली की। ये 4 मेन टाइप्स थी। इन सब चीज़ों को जान लेने के बाद अब हम थेरेपी की तरफ आते हैं। तो एक शॉर्ट सी थेरेपी से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है ओसीडी को। आगे तो पूरा प्रोग्राम है ही, लेकिन स्टार्ट में शॉर्टली हम इसको समझने के लिए कि किस तरह से ओसीडी को हमने मैनेज करना है। तो ये कॉग्निटिव थेरेपी है। जब थॉट माइंड में आ रही है, उस थॉट को कैच करना है आपने। जाहिर है जब आप माइंडफुल होंगे, आपको पता होगा कौन सी थॉट आ रही है। आप माइंडफुल हैं, आप यहीं पे प्रेजेंट में मौजूद हैं, आप खौफ में नहीं चले गए, आप फ्यूचर में नहीं चले गए कि ये हो जाएगा ऐसा। आपने उस थॉट पे गौर किया, उसको पकड़ लिया, अच्छा ये थॉट आई है मुझे, उसको पहचान लिया। इमोशन आने से पहले ही आपने उसको पहचान लिया। इमोशन तो आता है ना, फिर फियर आता है, खौफ आता है, बेयकीनी आती है, बेचैनी आती है, घबराहट होती है, ये सारे इमोशंस हैं। तो आपने उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये थॉट आई है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, चेक करना है उसको। चेक किस सेंस में करना है? चेक से ये वो ओसीडी वाला चेक नहीं है कि डोर की चेकिंग करना है। आपने उस थॉट को देखना है कि आया ये दुरुस्त भी है कि नहीं, क्या कोई इस थॉट का फायदा भी है मुझे। मतलब अगर मुझे ये थॉट आ रही है कि अभी मगरिब की नमाज मिस हो रही है, तो ये जायज़ थॉट है, सही थॉट है ना। लेकिन अगर मैं नमाज पढ़ चुका हूँ फिर भी मुझे हो रहा है कि नहीं अभी भी और भी पढ़ना है, और भी है, इस तरह की। मीन्स एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है। तो जब थॉट को आप चेक करते हैं कि वो दुरुस्त है, फायदेमंद है, तो सेकंड स्टेप इसका चेक हो गया। जब आपने देखा कि ये तो दुरुस्त नहीं है, कोई एग्जाम्पल आप ले लें, हाथ तो धो लिए हैं मैंने, साफ हो गए, तो ये थॉट दुरुस्त नहीं है। तो अब आपने इस थॉट को चेंज करना है। इस पैटर्न पे जब गुजरते हैं आप कॉग्निटिव थेरेपी और इसको आदत का हिस्सा बनाते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। फिर आपने उस थॉट को चेंज कर लिया और उसकी जगह एक दुरुस्त थॉट ले आए, और आपने दोबारा जाके हाथ नहीं धोया और आपने खाना खा लिया, आपने उस थॉट को चेंज कर लिया। क्या, तो ये एक छोटी सी कॉग्निटिव थेरेपी थी जो हेल्पफुल हो सकती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि 10 ऐसी चीजें जो ओसीडी को ओवरकम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपको जाननी जरूरी है अगर आप ओसीडी को ओवरकम करना चाहते हैं, या आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आपके क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आप हेल्प कर रहे हैं कि वो ओसीडी को ओवरकम कर लें। तो उसमें सबसे पहले, ओसीडी इज क्रोनिक। ओसीडी जो है वो क्रोनिक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से डायबिटीज है, जिस तरह से और बीमारियां होती हैं जो क्रोनिक होती हैं। एक्यूट और क्रोनिक का फर्क तो आप समझते होंगे कि एक्यूट जो है जिस तरह से किसी को बुखार हो गया, नजला फ्लू हो गया, या थोड़ी देर के लिए एंजाइटी हो गई, तो ये चीज एक्यूट होती है। लेकिन ओसीडी क्रोनिक है, ये मौजूद रहता है हमेशा।
फिर आप सोच रहे होंगे कि ये सर पढ़ा क्यों रहे हैं जब इसका इलाज ही नहीं है, ये हमेशा मौजूद रहता है, तो इस कोर्स का फिर क्या फायदा होगा। इस पे हम आगे जाके बात करते हैं। लेकिन ये क्रोनिक है कि ये जिस तरह से डायबिटीज है, ये क्रोनिक रहेगी, लेकिन डायबिटीज के साथ उनके सिम्टम्स को मैनेज करके एक अच्छी लाइफ तो गुजारी जा सकती है, राइट। कि वो सिम्टम्स तंग ना करें, अच्छी लाइफ परहेज के साथ गुजारी जा सकती है। इस तरह से ओसीडी में भी थेरेपी के साथ बेहतरीन लाइफ गुजारी जा सकती है और लोग गुजारने में कामयाब भी हो जाते हैं। दो चीजें हैं जिनका भी हमने डेफिनेशंस में भी नहीं पढ़ा, इतना इसका जिक्र नहीं आया, और ये चीज समझनी जरूरी है कि ओसीडी के दो दो मेन फीचर्स होते हैं। एक तो इसमें डाउट शामिल होता है, शक शामिल होता है, और दूसरा गिल्ट शामिल होता है। ठीक है, गिल्ट होता है कि कुछ बुरा हो गया मुझसे, कुछ गुनाह हो गया, कोई गलती सरजद हो गई है। ये दो इसके मेन फीचर्स हैं। इस बात को समझना लाइफ की एग्जांपल्स में क्लाइंट को समझना जरूरी होता है, किस तरह से डाउट और गिल्ट जो है वो ये इमोशंस उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। देन थर्ड है कि आप कंपल्शन को रेजिस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी देखिए ना, आपकी मर्जी है, आप तीसरी दफा हाथ ना धोएं, अगर 2 दफा आपने धो भी ली, तीसरी दफा आप ना धोएं, आप उस कंपल्शन को रोक सकते हैं। लेकिन जो थॉट माइंड में आ रही है आप उसको नहीं रोक सकते, वो तो आएगी ही। अभी जो हमने 3 स्टेप वाला देखा है कि थॉट को आपने कैच करें, चेक करें, फिर चेंज करें। थॉट ने आना ही आना है, थॉट को आप नहीं रोक सकते। ठीक है, तो एक ये चीज है, इस चीज को समझना है। कंपल्शन को आप रोक सकते हैं, थॉट को आप नहीं रोक सकते। थॉट्स आती हैं, थॉट को आप चेंज जरूर कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि सीबीटी जो है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आपने कॉग्निटिव थेरेपी का छोटा सा हिस्सा ऊपर भी देखा और आगे जो फर्दर आप देखेंगे वो सीबीटी ही है। सीबीटी ही मेन थेरेपी होती है जिसकी डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स हम यूज करते हैं ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बेस्ट थेरेपी होती है ओसीडी के लिए, और इसकी कौन सी टाइप सूटेबल होती है वो आगे चलकर हम इस कोर्स में देखेंगे। पांचवी चीज कौन सी याद रखनी है ओसीडी को ओवरकम करने के लिए, कि मेडिकेशन हेल्पफुल जरूर होती है, मेडिकेशन दवाई मदद करती है, लेकिन ये मुकम्मल इलाज नहीं होता। इसीलिए जितने भी साइकेट्रिस्ट होते हैं वो साथ में थेरेपिस्ट के पास जाने का भी कहते हैं, सेशंस लेने का भी कहते हैं। मेडिसिन स्टार्ट में हेल्पफुल हो सकती है, कुछ सिम्टम्स को ओवरकम करने की हेल्पफुल हो सकती है, ये नहीं कि जरूरी तौर पर होती, हो सकती है हेल्पफुल। लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है, साइकोथेरेपी। पॉइंट नंबर 6 ये है, आपको दूसरों की मदद का सहारा नहीं लेना। ये किस सेंस में कह रहे हैं कि अगर आप ठीक होना चाह रहे हैं और आप कहें कि ये मेरा ख्याल रख लेगा ये शख्स और मैं ठीक हो जाऊं, ऐसे नहीं होता। आपने खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको ओसीडी है, आपने खुद जिम्मेदारी लेनी है। तो ये एक चीज है कि ठीक होने के लिए या एंजाइटी को मैनेज करने के लिए दूसरों का सहारा नहीं लेना, आपने खुद एंजाइटी को और ओसीडी को समझना है और खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अमल करने की कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 7 ये है कि जो भी अच्छा ट्रीटमेंट होगा, ये अब आप मुझे इस कोर्स के आखिर में बताएंगे कि ये अच्छा ट्रीटमेंट है कि नहीं। अच्छे ट्रीटमेंट का गोल ये होता है कि वो आपको अपना थेरेपिस्ट खुद बना दे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद अपने अच्छे थेरेपिस्ट बन जाएं। जब आप कुछ सेशंस लेते हैं या जब आप एक कोर्स लेते हैं इस तरह का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, तो एक अच्छा थेरेपिस्ट या अच्छा ट्रीटमेंट वो होगा जो आपको अपना थेरेपिस्ट खुद बना देगा। अगर आप थेरेपिस्ट पर डिपेंडेबल रहेंगे या दूसरे लोगों पर, तो फिर वो एक अच्छा ट्रीटमेंट ना हो। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट चीज ये कि आप अपनी इंट्यूशन पे ओसीडी ओसीडी में अपनी इंट्यूशन पे आप यकीन नहीं कर सकते कि आपको आपका अंदर क्या कह रहा है, आपको आपकी थॉट्स क्या कह रही हैं। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। थॉट्स बेशक आपको कह रही है कि इस तरह से करो तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा ओसीडी ठीक हो जाएगा, तुम चेक कर लो, तुम धो लो, दोबारा सफाई कर लो, ठीक है, काउंटिंग कर लो। इस तरह से आप अपनी इंट्यूशन पे, जो आपका अंदर आपको कह रहा है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 9 है कि सब्र के साथ आपने रहना है। अगर आप रिकवर होना चाहते हैं तो मायूस नहीं होना। रिकवरी जो है वो टाइम ले सकती है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं जो चीज़ें आगे आएंगी, किस तरह से आपने वर्क करना है,
उन पे आप अगर अमल करते रहते हैं तो आपको चेंजेस लाजमी नजर आएंगे। कोई ऐसा क्लाइंट हमारा नहीं था कि जिसने कहा नहीं जी मुझे तो बिल्कुल कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा सेशन से, या जो आप चीज़ बता रहे हैं उससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कम्प्लीटली रिकवर होने में टाइम भी लग सकता है। और लास्ट ये है पॉइंट कि रिलैप्स, जब आप ठीक हो गए हैं, ठीक है, तो फिर भी आपने केयर जारी रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि रिलैप्स हो जाए, यानी फिर से वो सिम्टम्स आने लग जाए, तो उसकी भी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो आपको अच्छे ट्रीटमेंट में मिल जाती है कि किस तरह से आपने रिलैप्स को प्रिवेंट करना है। अगर दोबारा से वो सिम्टम्स आने लगे तो किस तरह से आपने जो थेरेपी का वर्क है किस तरह से आपने उसको कंटिन्यू करना है अपनी लाइफ में, और किस तरह से आपने उस रिलैप्स के खतरे से बचे रहना है। तो ये 10 पॉइंट्स हो गए जो कि आपको मालूम होने ज़रूरी हैं अगर आप ओसीडी को ओवरकम करना चाहते हैं, या आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं तो आप उन्हें ये सारी चीज़ें सेशंस में बता रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ओसीडी बहुत खतरनाक होता है, वो तकलीफ दे होता है। वो कौन से 10 बड़े झूठ हैं जो ओसीडी आपसे कहता रहता है, आपके माइंड में कहता रहता है। तो ओसीडी को समझने के लिए ये 10 झूठ समझने बहुत ज़रूरी है कि कितनी तकलीफ दे सिचुएशन होती है ओसीडी। राइट। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किस तरह से माइंड को धोखे में रख रहा होता है, किस तरह से वो कौन से वो 10 सबसे बड़े झूठ हैं जो आपको ओसीडी बता रहा होता है, और जिसकी वजह से लगातार प्रॉब्लम्स में रहते हैं और लगातार तकलीफ बर्दाश्त करते रहते हैं। राइट। तो सबसे पहली जो बात आपको ओसीडी बताता है वो कि अब जिस तरह से ओसीडी कहता है उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ओसीडी किस तरह से माइंड को झूठ में रखता है, धोखे में रखता है। ओसीडी कहता है कि जो इंट्रूसिव थॉट आपको माइंड में आ रही है उसको तवज्जो दो, वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपने अटेंड करना है। ये जो इंट्रूसिव थॉट आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई मीनिंग छुपा हुआ है, आपके बारे में कुछ बताना चाह रही है सोच, तो आपने इसको अटेंशन देनी है। पहली चीज ये है। देन दूसरी बात वो ये बताता है कि आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा जो बड़ा झूठ है वो क्या होता है ओसीडी का, कि आपको लाजमी अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए, आपने इसको तवज्जो देनी है और आपने इनको कंट्रोल भी करना है। तीसरी चीज क्या है कि आपने रिचुअल करना है। अगर आप रिचुअल नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ। अब रिचुअल क्या है? कंपल्शन। जो एक्शन किया जाता है ऑब्सेशन के बाद वो रिचुअल भी कहलाता है। तो आपने क्या करना है? रिचुअल करना है। अगर आप नहीं करोगे तो ये नुकसानदेह होगा। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, चौथी बात ओसीडी ये बताता है कि आपने जो रिचुअल करना है उसे आपने दुरुस्त अंदाज में करना है। इस बात की यकीन दहानी कर लें कि जो आप करने जा रहे हो उसे ठीक तरह से करना है, अच्छे से हाथ धोने हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जम रह जाए, तो ये झूठ ओसीडी आपको लगातार बोल रहा होता है। तो फिर से कहता है अच्छे से लॉक को चेक करना, ये ना हो कि रह जाए बंद होना, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आप लॉक चेक कर रहे होंगे। तो ये वो 10 बड़े झूठ हैं जो ओसीडी आपसे कह रहा होता है। पांचवी बात ये कि आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने सबको सेफ रखना है, आपने सबको सेफ रखना है, कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, आप पे जिम्मेदारी आएगी। आपने बहुत मोहतात रहना है इस मामले में, हर वक्त हर एक का ख्याल रखते रहना। छठी बात यह है, एक और दफा कर लो, कंपल्शन एक और बार कर लो, इससे तुम्हारी एंजाइटी चली जाएगी। लेकिन जाती है क्या एंजाइटी? 17 बार तो वो कर रहे होते हैं, हाथ धो रहे होते हैं, एंजाइटी तो नहीं जाती।
अगर चली जाती है तो फिर कुछ और करने लग जाते हैं, फिर किसी और थॉट में चले जाते हैं। तो ये भी एक झूठ है। एक और दफा कर लो और तुम्हारी एंजाइटी चली जाएगी। और अगर आप कंपल्शंस करते रहोगे, पॉइंट नंबर 7, तो क्या होगा कि आपको सर्टेनिटी मिल जाएगी। आपको यकीन की जो सूरत हाल है, यकीन की जो कैफियत है, और उससे जो आराम सुकून मिलता है, उसे अगर आप हासिल करना चाहते हो तो आपको कंपल्शंस करते रहने चाहिए। आठवां झूठ वो क्या कहता है ओसीडी, कि अगर कोई खौफनाक ख्याल आपको आता है तो इसका ये मतलब है कि आप उस पर अमल कर लोगे। अगर कोई फ्राइटनिंग थॉट आ रही है, पहले तो उसने बताया, आपको अहमियत जताई कि थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ा फोकस करना है उन पे, और वो आपके बारे में आपको कुछ बता रही हैं। ठीक है, आगे जाके वो क्या आपको कहता है कि आप उस पर अमल करोगे, चांसेस हैं कि आपको अमल करना होगा, आपको अमल करोगे ही करोगे। देन पॉइंट नंबर 9, कि अगर आप रीअश्योरेंस करते हो तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। रीअश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओसीडी में समझने के लिए। ठीक है, ओसीडी में बार बार इसका जिक्र आएगा, इसकी थेरेपी में भी रीअश्योरेंस, और वर्कशीट्स में भी इसकी अलग से वर्कशीट भी है कि रीअश्योरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रीअश्योरेंस क्या है कि गैर यकीनी सूरत हाल में बार बार पूछते रहना, अक्सर पूछते रहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, इस तरह की बातें, या एक और दफ़ा मैं हाथ धो लूँ, अच्छा मैं उस डॉक्टर से भी चेकअप करवा लूँ, 6 डॉक्टर से तो मैं चेकअप करवा चुका, मैं एक और से भी करवा लूँ। अब ये क्या है, सारी रीअश्योरेंस है। तो ओसीडी क्या झूठ बोल रहा है, नौवां झूठ क्या है ओसीडी का, कि अगर आप रीअश्योरेंस करोगे तो आप अच्छा महसूस करोगे। पॉइंट नंबर 10 क्या है, ओसीडी इतनी ज्यादा तकलीफें देने के बाद, ये जो हमने 9 पॉइंट्स पढ़े हैं बहुत शदीद तकलीफ दे होते हैं। जिस शख्स को एंजाइटी फील हो रही होती है वही बता पाता है कि कितनी तकलीफ की सूरत हाल है। तो आखिर पे वो ये भी कहता है कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। ओसीडी क्या कहता है, यानी वो बंदा मायूस हो जाता है, उसे वो कहता है कि तुम मुझे कभी शिकस्त नहीं दे सकते, सो अपना टाइम कोशिश करने में ज़ाया मत करो। इसीलिए अक्सर लोग थेरेपी से मायूस भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका उनका ओसीडी जो है वो उन्हें ये यकीन दिला रहा होता है कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। तो इस पे आगे जाके हमें कोटेशन भी है कि अगर आपने ओसीडी का मुकाबला करना है ना, तो आपको ओसीडी जितना ही बहादुर और उतना ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ओसीडी को अगर आपने शिकस्त देनी है तो जितना ओसीडी ताकतवर है उतना ही आपको भी बनना पड़ेगा, तब आप इसे शिकस्त दे पाओगे। अब यहाँ पर कुछ आयात हैं जो हमने ये देखी है कितनी तकलीफ दे सूरत हाल है, और इसका आपको अंदाज़ा हो सकता है जब आप किसी क्लाइंट को फेस करते हैं। तो इस सिचुएशन में ये कुरानिक वर्सेस है जिनकी तरफ हम थोड़ा सी तवज्जो करें, फोकस करें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये सूरह बकरा की 286वीं आयत है। इसका तर्जुमा है, खुदा किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। अब हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ तो होती है, उसी तरह से ओसीडी जो फेस कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी एक डिफरेंट तरह की तकलीफ है। लेकिन अल्लाह ताला का ये वादा है कि तकलीफ तो हर इंसान की लाइफ में होती है, लेकिन किसी शख्स को अल्लाह उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। तो जो ओसीडी हमें ये बात कह रहा है, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखी कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो भी तकलीफ है वो तुम्हारी ताकत से ज्यादा नहीं है। देन एक और आयत है, हमने देखा कि ओसीडी में अनसर्टेनिटी है, वो यकीन नहीं कर पा रहा, उसे किसी चीज पे यकीन हासिल नहीं, श्योरिटी नहीं मिल रही, इसीलिए वो रीअश्योरेंस चाह रहा होता है ना, श्योरिटी नहीं मिल रही, सर्टेनिटी नहीं मिल रही। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह तलाक में कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, कि और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो वो अल्लाह उसे काफ़ी है। तो जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है उसे अल्लाह काफ़ी है।
और किसी सर्टेनिटी की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला की साथ मौजूद है। अगर अल्लाह पे तवक्ल कर लिया, ये सर्टेनिटी ही बहुत होगी। अब आप देखें कि किसी भी इंसान को मुकम्मल तौर पे सर्टेनिटी तो हासिल नहीं होती है। हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी बड़ी तकलीफ की सूरत हाल होती है, एंजाइटी फील होती है, हर इंसान को होती है, किसी को नहीं पता कल क्या होने जा रहा है। ये एक तकलीफ की सूरत हाल होती है। तो लेकिन जो अल्लाह पे भरोसा रखता है, अल्लाह उसे काफ़ी है। सो ये जो दो आयत हैं, ये बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं ओसीडी के लिए। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं कि ये जो पूरा हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, इसमें जो हम बात कर रहे थे ना कि 40 साल तक, 40 साल से ज़्यादा अरसे तक ये जो आगे एडवाइस है या थेराप्यूटिक टूल्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं जो यूज़ होती हैं, और ये साइंटिफिक हैं, ये प्रूवन है। इसमें सिर्फ वो चीज़ें शामिल की गई हैं जो ओसीडी के लिए बेस्ट अंदाज में वर्क करती हैं। तो इन पे इसी सीक्वेंस में आपने वर्क करना है जिस तरह से यहाँ पर आगे गिवन होंगी, ठीक है। तो इनको आगे हम वन बाय वन इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ताकि फिर हम इसको आराम से स्टार्ट करें। अभी तक जो पढ़ा है मेरे ख्याल से वो इजी था, कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं थी मेरे ख्याल से तो, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ क्वेश्चन है आपका माइंड में, तो आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं कि बाकी डिसऑर्डर्स के साथ हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। अक्सर देखा गया कि एनजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ होता है, पैनिक के साथ होता है, डिप्रेशन के साथ भी ओसीडी हो सकता है, तो दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ भी हो सकता है। और फिजिकल इलनेस है उसके साथ भी हो सकता है, आगे जाके हम इंशाल्लाह आपसे एक केस भी शेयर करेंगे। लेकिन फिजिकल इलनेस की वजह से हो सकता है, लेकिन वो फिजिकल इलनेस की वजह से उसकी बेस पे नहीं होता, ओसीडी ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन उसकी वजह से वो ज्यादा फील हो रहा होता है। ठीक है, इस सेंस में हो सकता है। और बाकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की कंडीशन के साथ ओसीडी भी हो सकता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिप्रेशन के साथ हो सकता है। और एक और क्वेश्चन है कि इज अवॉइडेंस आल्सो अ फॉर्म ऑफ कंपल्शन? अवॉइड करना कंपल्शन की किस्म है? ये आपका क्वेश्चन है कि क्या ऐसा है। देखें, हमने तो बात की है ना, एक शॉर्ट सी थेरेपी में हमने बात की कि थॉट आई है, आपने उसे चेक किया है और फिर उस थॉट को चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर उस सेंस में अवॉइडेंस है कि उस थॉट को आपने चेंज कर दिया, उस पर तवज्जो नहीं दी, तो ये तो एक अवॉइडेंस है। लेकिन अवॉइडेंस इस सेंस में कि आप कोशिश करते जा रहे हैं उसको रीअश्योर करके अवॉइड करने की। अवॉइड का भी सेंस एक है ना, एक तो आप उधर से अवॉइड करके आपने कुछ और करना शुरू कर दिया, कोई अच्छा काम, किसी की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, बहन भाई को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप अवॉइड कर रहे हैं, वो थॉट नहीं आ रही, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस सेंस में अवॉइड कर रहे हैं कि आप उसी थॉट को टाइम दे रहे हैं, कि चेक कर रहे हैं जी कि इसको अवॉइड करने के लिए मैं कुछ करता हूँ, इसे अवॉइड करने के लिए मैंने एक और चेकअप करवाना चाहिए मुझे, ठीक है? इस तरह का जब करते हैं तो अवॉइड अवॉइड करने की भी टाइप्स हो सकती हैं कि किस तरह से आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। अगर आप उसको कंपल्शन के थ्रू कर रहे हैं तो फिर कंपल्शन होगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना जो एनजाइटी ट्रिगर कर सकती हैं, जी बिल्कुल, इनको इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ट्रिगरिंग सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जिनको अवॉइड नहीं कर सकता बंदा, वो करनी ही करनी होती है। ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज हो सकती है ना, तो उनके लिए क्या करना है वो आगे जाके अभी इस जो थेराप्यूटिक प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हिस्सा होगा। लेकिन जो आपने कहा कि अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो कंपल्शन नहीं होती, ठीक है। ऐसे ट्रिगर्स को अवॉइड करना अच्छी बात है। और एक और क्वेश्चन है, you talked about hoarding OCD, but in hoarding, what are the intrusive thoughts? Like we are collecting things, so how it is relieving the anxiety?
राइट। एंजाइटी इस सेंस में कि उस शख्स को ये है कि उसे नीड है इस चीज़ की। उसने अगर इतनी नॉलेज हासिल ना किया या इतने सिक्के जमा ना किए तो उसकी हॉबीज पूरी नहीं हो रही हैं, उसका शौक नहीं पूरा हो रहा, उसका प्लेजर नहीं पूरा हो रहा, उसकी एक नीड बनी हुई है। ये इस सेंस में उसको वो कामनेस एक मिलती है, एक इस तरह से उसकी एंजाइटी कम होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है बाकी ओसीडी से जो होल्डिंग है, लेकिन वर्क ही उसी तरह से कर रहा होता है कि उसे ऑब्सेशन आती है, फिर वो कंपल्शन ये करता है कि वो मजीद वो चीज़ें ले आता है या वो उनको संभाल के रखता है और वो उनको डिस्कार्ड नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से ये हो सकता है। ऐसे होल्डिंग डिसऑर्डर यहाँ पर हमने कम ही केसेस देखे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। राइट। ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं किससे? जो शॉर्ट सी थेरेपी आपने देखी उसमें भी यही था कि आप पहले पहचान करते हैं थॉट की। अब जो हम ये पूरा प्रोग्राम आगे देखने जा रहे हैं इसमें भी आपने इसी तरह से करना है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि थॉट को आप रिकॉग्नाइज करें, पहचानें उसे। और पहचानना सिर्फ माइंड में ही जरूरी नहीं है, लिखना, आपको लिखना चाहिए। ठीक है, थेरेपी का हिस्सा है ये। जो आपको होमवर्क शीट्स, अक्सर क्लाइंट्स इन चीज़ों का इंपॉर्टेंट नहीं ले रहे होते हैं, जबकि पहला पॉइंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थॉट को आप सबकॉन्शियस माइंड से प्रेजेंट में कैसे लाएंगे। जब आप उसे फेस करेंगे, लिखेंगे उसे, फिर लिखेंगे तो उसे फिर एवेल्युएट करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, ठीक है, उसका तज्जिया करेंगे आप। इसकी एग्जांपल से भी हम बात करते हैं। फिर आप उसे चैलेंज करेंगे रीजनिंग के साथ, लॉजिकल भी है ये चीज़। ठीक है, ये जब आपने चीज़ें कर ली चारों, फिर आप क्या करते हैं, आपको मालूम होता है कि ये चीज़ तो लॉजिकल नहीं है, इसमें तो कोई रीज़न ही नहीं है, लॉजिक ही मौजूद नहीं है, ये बात तो दुरुस्त लग ही नहीं रही। फिर आप क्या करते हैं, अल्टरनेटिव थॉट लेके आते हैं, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस लेके आते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपकी थेरेपी का प्रोसीजर हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर किसी को हेल्थ एंजाइटी है, तो किस तरह से आइडेंटिफाई और चैलेंज कर सकते हैं वो नेगेटिव थॉट को। तो रिकॉग्नाइज नेगेटिव थॉट्स। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह की उसे ये थॉट आ रही है, अगर मैं घर से निकला तो मैं बीमार हो जाऊंगा, ये थॉट को पहचानने का अमल हुआ, रिकॉग्नाइज। तो अब आपने पेपर से, किसी जर्नल में, किसी डायरी में आपने ये लिख लिया, इस थॉट को लिख लिया, या जो आपको शीट्स थेरेपिस्ट ने प्रोवाइड किए वहां पर आपने इस थॉट को लिख लिया। थर्ड है एवेल्युएट। एवेल्युएट कैसे करेंगे? आप एविडेंस तलाश करेंगे कि क्या कोई वजह है कि मेरा ये यकीन बन रहा है कि घर से निकला तो मैं बीमार हो जाऊंगा। क्या कोई रीजन है इसके पीछे? अगर अगर तो नहीं है, अगर है तो फिर तो जायज बात है कि आपने, जैसे कि कोविड के डेज थे, पेंडेमिक के, अगर आपने हाथ सैनिटाइज नहीं किए थे, मास्क नहीं पहना था, फिर तो वजह थी वाकई कि हाँ बीमार हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई रीजन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको चैलेंज करेंगे, फिर आपने उस थॉट को चैलेंज करेंगे। कैसे चैलेंज करेंगे? रीजनिंग के साथ। ये जो ख्याल मुझे आया है ये किस वजह से है, इसके पीछे कोई मेरे एजम्पशंस हैं, कोई चीज़ें मैंने फर्ज की हुई हैं पहले से ही, कोई रॉन्ग चीज़ें पहले से ही मैं फर्ज करके बैठा हुआ हूँ, या कोई ऐसे बिलीव्स बने हुए हैं मेरे। अगर ऐसा कुछ है तो फिर उन अजम्पशंस और बिलीव्स को आपने चैलेंज करना है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, ये थॉट कैसे आई। देन आपने जब देख लिया उस थॉट को, एवेल्युएट कर लिया, रीजनिंग कर ली, अब टाइम आ जाता है अल्टरनेटिव थॉट का। फिर आप क्या करते हैं, उसके सामने एक न्यू थॉट लेके आते हैं। इसके लिए आप कैसे वर्क करते हैं न्यू थॉट लाने के लिए? कि पहले आप अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देखते हैं, किस वजह से ये आई थी, पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसा था या इरेशनल बिलीफ थे, किस वजह से ये थॉट थी। अब आपके माइंड में आता है नहीं ऐसा तो कोई खतरा है नहीं है, जो खतरा मुझे थॉट्स के में आ रहा है ऐसा तो कोई रियल में नहीं है।
तो इसकी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन फिर क्या हो सकती है? आप मुझसे सवाल करते हैं ना, इरेशनल बिलीफ्स हैं, पास्ट एक्सपीरियंस है, क्या है, या फियर ऑफ इलनेस है, किस वजह से ऐसा हुआ है। फिर आप अल्टरनेटिव थॉट्स लेके आते हैं। फिर आप खुद को बताते हैं कि मैंने तो स्टेप्स ले लिए हैं जो मुझे लेने चाहिए थे हेल्थ से रिलेटेड। मैंने मास्क पहन लिया है, हाथ धो लिए हैं, तो जो मुझे स्टेप्स लेने चाहिए थे मैंने ले लिए हैं, तो अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। अब मैं बाहर जा सकता हूँ, कोई इशू की बात नहीं है। तो इस तरह से आपने थॉट्स को लिख के, उन्हें एवेल्युएट करके, चैलेंज करके, फिर अल्टरनेटिव थॉट्स लानी होती हैं। तो ये पहला पार्ट होता है और इसको आपने बहुत अच्छे से करना होगा। नेक्स्ट है सेंस ऑफ कंट्रोल। हर इंसान सेंस ऑफ कंट्रोल चाह रहा होता है। हर शख्स चाह रहा होता है कि मुझे इस चीज़ की थेरेपी इस अंदाज में आ जाए कि सारे क्लाइंट्स ट्रीट हो जाएं, या मुझे इस चीज़ का मेथड आ जाए जो मेरे प्रॉब्लम से वो रिजॉल्व हो जाए। हर कोई चाह रहा होता है सेंस ऑफ कंट्रोल। तो उसी टीम में भी इसी तरह से होता है। अगर हेल्थ के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वो इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हेल्थ के बारे में ज़्यादा होते हैं, तो वो फ्यूचर फोकस्ड होंगे। ऐसा हो जाएगा, जितने भी हम देखते हैं ना ऊपर, आपने टाइप जितनी पढ़ी उसमें ये तो हो जाएगा, लॉक ना चेक किया तो चोरी हो जाएगी, घर जल जाएगा, बीमार हो जाएंगे, सारे फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें हैं, थॉट्स से वो फ्यूचर से रिलेटेड हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप सेंस ऑफ कंट्रोल फील करना चाहते हैं, फोकस ऑन योर प्रेजेंट सेंसेशंस। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी अभी की सेंसेशंस क्या हैं। आपका फोकस अपनी सांसों पे होना चाहिए। माइंडफुली आपने ब्रीदिंग करनी है। जब आप प्रेजेंट में होंगे तो फिर फ्यूचर से रिलेटेड जो फियर्स हैं वो नहीं होंगे। ऐसा ही होता है ना, जब हमारा फुल फोकस हमारा अभी प्रेजेंट पे है तो हम फ्यूचर में तो नहीं होंगे, फियर तो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर अब क्या आ गई, जिसे आपने लाइफ का हिस्सा बनाना है। जो राइट करना था वो तो थॉट को आपने कर लिया, लेकिन अब आपने आगे क्या करना है कि आपने माइंडफुल रहना है। अगर आप सेंस ऑफ कंट्रोल चाहते हैं, सबसे पहले आपने माइंडफुल रहना है। आपकी जो तवज्जो है, अटेंशन है, फोकस है, वो आपका प्रेजेंट सेंसेशंस पे होना चाहिए। वॉक कर रहे हैं तो माइंडफुली वॉक करें। अपने इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है उसको आप सेंस करें, इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अपनी जो फाइव सेंसेस है उनका यूज करते रहें ताकि आप प्रेजेंट में मौजूद रहें। तो इस तरह से आप कंट्रोल का एक सेंस आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है अलाउ थिंग्स टू पास। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हर चीज पे आपकी नजर है, इर्द गिर्द की चीजों पर नजर है, खुद अपने ऊपर नजर है, अपनी सेंसेशंस पे नजर है, आपका फोकस अपनी सांस पे है, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स पे है। जब आप माइंडफुल हैं तो चीजें गुजरती रहती हैं, आप एक ही चीज में स्टक करके नहीं रह जाते। इस तरह से ऑब्सेसिव थॉट्स का क्या इशू है कि वही एक थॉट आती है आती है आती है, तो आप प्रेजेंट में तो नहीं है ना, आपको थॉट्स में है। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना जब स्टार्ट आप करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? उसकी बेनिफिट्स उसकी डेफिनेशन में आपको नजर आ रही है कि जब आप माइंडफुल रहते हैं और प्रेजेंट में आप अटेंशन आपकी होती है। प्रेजेंट में आपकी अटेंशन तभी हो सकती है जब आप चीज़ों को जज नहीं कर रहे हैं। जब आप चीज़ों को जज करने लग जाएंगे, आप फ्यूचर या पास्ट में चले जाएंगे, आप प्रेजेंट से निकल जाएंगे। यहाँ जज करने से ये मुराद है कि आप खुद से कोई मीनिंग देना चाह रहे हैं उसको। माइंडफुलनेस का ये मतलब है कि आप प्रेजेंट हैं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और आपका क्यूरियस एटीट्यूड है कि क्या होने जा रहा है आगे। आप अगले लम्हे का वेट कर रहे हैं, आप चीज़ों को गुजरने की इजाज़त दे रहे हैं कि अच्छा अभी ऐसा हुआ, अभी एक काम आपने किया है, अभी अम्मी ने ऐसा कहा है। जाहिर है प्रेजेंट में रहने के लिए आपको प्रेजेंट की चीज़ों पर भी फोकस होगा ना। अभी अम्मी ने इस तरह से कहा है, अभी ऐसा हुआ है, अभी मुझे कॉल आई है, अभी क्लास हो रही है।
ये सारी चीजें जब आपकी तवज्जो यहाँ पे होगी तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो क्या होगा, कम चांसेस रह जाएंगे कि आप ऑब्सेशंस में जाएं। थॉट्स तो आ रही होती हैं, लेकिन जब आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, आप चीज़ों को गुजरने दे रहे हैं और आप फोकस प्रेजेंट पे रख रहे हैं, चीज़ों को जज किए बगैर, कोई मीनिंग दिए बगैर, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो माइंडफुलनेस जो है वो एक स्किल है, इसे आपने प्रैक्टिस करना होता है। कैसे प्रैक्टिस करना होता है? इसी तरह से माइंडफुल रह के, माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल वॉकिंग, हर चीज़ आप माइंडफुली कर सकते हैं। चाहे आप घर के काम कर रहे हैं तभी आप वो माइंडफुली कर सकते हैं, प्रेजेंट में रहते हुए आप कर सकते हैं। भी एक क्वेश्चन आया था कि अवॉइड करना, उससे रिलेटेड आंसर भी आ गया। आपने नहीं सुनना, ऐसे ट्रिगर्स की तरफ आपने तवज्जो नहीं करनी है, डोंट लिसन। खासकर ओसीडी में हेल्थ रिलेटेड मीडिया, किसी एक बीमारी का वो सुन लेते हैं ना, तो उनको ऐसा होता है जैसे मुझे हो जाएगा, ऐसा फील होता है, मुझे ये मेरे साथ ही इशू। तो हेल्थ रिलेटेड मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स और हेल्थ से रिलेटेड इस तरह के चैनल जहाँ पे हर वक्त बीमारियों के तस्करा हो रहा होता है, तो उनका एक्सपोजर आप लिमिट कर दें। अगर आपको लगता है कि वो ट्रिगरिंग सिचुएशन है और आपकी ऑब्सेसिव थॉट्स जो है वो वहां से ट्रिगर होती हैं, तो आप उनको कम कर दें, आप उनको छोड़ दें इसी मीडिया को। बिल्ड अ रूटीन। ऑब्सेशंस कब तंग करेंगे? आप आराम से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कुछ करने के लिए नहीं है, तो ऑब्सेशन से फिर माइंड में आएंगी ना। तो आपने एक रूटीन बनानी है प्रेजेंट में रहने के लिए भी, जैसे अभी हमने बात की है, डीप ब्रीदिंग, पीएमआर है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है। ये चीज़ एक तो माइंडफुलनेस का भी हिस्सा है, और दूसरा ये कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आपको रिलैक्स रखते हैं। अगर आप ये रूटीन में शामिल होंगी ये चीज़ें, और फिर आप किसी भी वक्त ऑब्सेशंस को फेस कर सकते हैं। ऑब्सेशंस आएंगे, आप उस टाइम पर भी खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ें शामिल नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि जब ऑब्सेशंस आएंगी तब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको वैसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है। इसीलिए जब आपका फर्स्ट सेशन होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस थेरेपिस्ट इसी चीज को दे रहे होते हैं कि आपकी जो एंजाइटी है वो काम डाउन हो जाए। आप डीप ब्रीदिंग करके, या पीएमआर के थ्रू, या मेडिटेशन के थ्रू, ऐसी टेक्निक्स जो आपको रिलैक्स करती हैं, आपने वो प्रैक्टिस करते रहनी है और उनको रूटीन का हिस्सा बनाए रखना। मुश्किल तो नहीं है, राइट? तो ये चीजें, इनसे आपकी स्ट्रेस, आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो कम हो जाती है। सिर्फ इसमें मेन पॉइंट क्या है कि आपने रूटीन में इनको रखना। देन मूव। जितने भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, किसी न किसी अंदाज में मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज उनके लिए फायदेमंद जरूर साबित होती है। बल्कि रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि जो मेडिसिन काम करती हैं साइड इफेक्ट्स के साथ, वही काम एक्सरसाइज करती है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने इस चीज को भी रूटीन का हिस्सा बनाना है। आपने एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली आपने एक्टिव रहना है। तो इसके मेंटल हेल्थ पर अच्छे असर आते हैं। जिस तरह से डीप ब्रीदिंग, पीएमआर आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है, तो वो एक रेस्टिंग सिचुएशन होती है ना, उसमें आपको मूव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मूवमेंट भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, एंजाइटी आपकी कम होती है, रिलीफ मिलता है आपको, आपका मूड बेहतर होता है। अक्सर ओसीडी में ये इशू होता है कि मूड जो है वो नहीं, बैलेंस नहीं हो रहा होता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी नींद बेहतर हो रही होती है। मेंटल हेल्थ में नींद
सबसे पहले नंबर पर नींद की कमी कोई चीज भी पूरी नहीं कर सकती, ना कोई दवाई पूरी कर सकती है, ना कोई डाइट पूरी कर सकती है। तो बेहतर नींद और पूरी मुकम्मल नींद, पुरसकून नींद, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो जाहिर है जब बॉडी थकती है, माइंड भी थकता है, तभी आपको अच्छे अंदाज में नींद आ सकती है। तो इस तरह से ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए इसको, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वीकली बेसिस पर आपको 150 मिनट्स होते हैं। यानी अगर आप वीकेंड्स को छोड़ दें तो डेली 30 मिनट्स। देन बाउंड्रीज। ओसीडी का इशू क्या होता है, हमने बात की थी कि टाइम टेकिंग होता है बहुत सारा। किसी भी टाइम पे कोई थॉट आगे ट्रिगर कर गई है और वो प्रॉब्लम कंटिन्यू करता जाता है, आती रहती हैं ऑब्सेशंस, कंपल्शंस करते जाते हैं, या माइंड में ही वो सोचते रहते हैं, मेंटल एक्ट्स होते हैं। तो कोई बाउंड्रीज नहीं है कि कब वरी करना है। वरी तो हर इंसान करता है ना। तो ओसीडी के लिए आपको एक वरी टाइम बनाना है। ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, आगे हम होमवर्क की तरफ जाएंगे, जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मैनेज करना है इसको, वो कौन सा अमल है, कौन सी वर्कशीट्स हैं, किस तरह से वर्क करना है। तो उसमें यही उसकी मेन थीम है कि आपने एक वरी टाइम निकालना है अपने लिए। उस वक्त आपने खुद को इजाजत देनी है कि जो थॉट्स आ रही हैं, हेल्थ से रिलेटेड आ रही हैं, जिस तरह के ओसीडी की जो भी टाइप है, जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उनको आने देंगे उस टाइम पे। तो ऐसा आप कोई टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाउंड्रीज रखनी है, ये नहीं कि हर वक्त जी आपको थॉट्स आ रही हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे, उन्हीं को टाइम दे रहे हैं, कंपल्शंस कर रहे हैं। ये भी इंसान के बस में होता है। थॉट्स का आना बेशक आपके बस में नहीं है, लेकिन आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं, आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये तो आपके बस में है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान एंड बी प्रिपेयर्ड। आपने पहले से तैयार रहना है। देखिए ये जो ओसीडी है, ये किस चीज़ का प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी का। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो अगर आप पहले से तैयार हैं कि हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड होता है, किसी को तो कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, अगले लम्हे के किसी को क्या पता है कि क्या होने जा रहा है, नहीं पता किसी को। तो आप एक्सपेक्ट ही वो करें जो रियलिटी है। आप अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेक्ट करें कि आपको नहीं पता आगे क्या होने जा रहा है। तो जब आप इस तरह से रहेंगे, इस तरह से अपने माइंड सेट को रखेंगे, आप पहले से प्लान कर चुके होंगे। हाँ, अनसर्टेनिटीज मौजूद हैं, कोई भी हर चीज के बारे में 100% श्योर नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर कोई न्यू ऑब्सेशन आती हैं, अपने बच्चे से रिलेटेड आती हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड आती हैं, रिलेशनशिप के अलावा आती हैं, वर्क से रिलेटेड आती हैं, सक्सेस से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आती हैं, आपके पास अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आती हैं, तो आपने हैरान नहीं होना। या वही ओल्ड वाली थॉट्स आती हैं, आपने परेशान नहीं होना। आप पहले से तैयार हैं कि ये तो होता है, थॉट्स तो आती हैं। तो वो आपको, जब आप पहले से प्लान कर चुके होते हैं, पहले से तैयार होते हैं, अगर आप इस तरह से रहते हैं कि वो हो थॉट्स आ गई हैं, अब मसला होगा, ये तो नहीं होना। आपने पहले से तैयार रहना है कि थॉट्स तो आती हैं, आएंगी, आपने पहले से जब तैयार रहना है, वो आपको इतनी तकलीफ नहीं दे पाएंगे। और फिर आपने क्या करना है कि जो आगे आपको ये जो थेरेपी टूल सिखाए जा रहे हैं, इनके लिए आप तैयार रहें कि आपने इनको किस तरह से यूज करना है। पहले तो आपने इनको अच्छे से सीख लेना है अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, और फिर आपने इस पे किस तरह से वर्क करना है कि आपको ये थॉट्स हर्ट ही ना कर सकें। बेसिक तो यही है ना कि थॉट्स तकलीफ दे रही हैं, और उसका इलाज हम यही समझेंगे कि वो थॉट्स तकलीफ ना दें। अगर थॉट्स ने तकलीफ देना छोड़ दिया तो ओसीडी तो ना रहा, ऑब्सेशंस ना रही ना, क्योंकि कंपल्शन नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर वो तो उसके सिम्टम्स ही खत्म हो गए, तो फिर वो डायग्नोज ही नहीं हो सके। तो बेसिकली फिर उस चीज की तरफ मूव करना चाहिए। तो इन थेरेपी टूल्स को समझना है और जब ऐसी कोई सूरत हाल आती है तो उन्हें कैसे यूज करना है, असल चीज ये है। तो इसके लिए आपने तैयार रहना होता है। और जब आप होमवर्क कर रहे हैं तो अपने थेरेपिस्ट को आपने बताना है कि अगर कोई न्यू थॉट्स आए तो वो बताना जरूरी है।
पहले तो आप फर्स्ट सेशन में सारी हिस्ट्री बता चुके होते हैं किस तरह की थॉट्स आती हैं, लेकिन अगर कोई न्यू ऑब्सेशन स्टार्ट हो गई तो वो आप अपने थेरेपिस्ट को बता रहे होते हैं, ताकि वो फिर उसके अकॉर्डिंग आपके होमवर्क को, सब चीज़ों को लेके चल सके। अब ओसीडी में सबसे बड़ा खतरा क्या लग रहा होता है? वो ये होता है कि क्या हो जाएगा, सेफ्टी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, जर्म्स हैं, बीमारियां हैं, रिलेशनशिप में मसले हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, पर्सनैलिटी, ये सबसे बड़ा रिस्क लग रहा होता है ना। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अगर आप रिकवर नहीं होते, सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बड़ा खतरा रिकवर ना होना है। जबकि ऐसी थेरेपीज अब हम पुराने दौर में तो नहीं रह रहे, जब किसी चीज़ का इलाज था ही नहीं, जब ओसीडी को समझा ही नहीं जाता था, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि ये है क्या। अब तो हमें मालूम है कि इसका इलाज भी मौजूद है। तो रिकवर ना कर पाना सबसे बड़ा खतरा है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपने रिस्क लेना है। जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी रिकवरी के लिए, जो कुछ भी आपको थेरेपिस्ट बताएंगे, आप उसके लिए तैयार रहें, और आपने वो रिस्क लेना है। और रिस्क जो है ये बीमारी को हम रिस्क की बीमारी समझ रहे हैं ना, कि खतरा है, हार्म है, रिस्क है। तो इसको आपने समझना है कि रिस्क जो है वो लाइफ का हिस्सा होता है, हर एक की लाइफ में रिस्क होते हैं। लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, किसी को नहीं पता क्या होने जा रहा है, रिस्क हर जगह पे है। कोई भी चीज किसी भी वक्त नुकसान दे सकती है, अनसर्टेनिटी है, अल्लाह ताला जानते हैं, हर चीज को तो हम नहीं जानते। तो हर रिस्क से बचा नहीं जा सकता। अगर कोई कहे कि मैं रिस्क फ्री हो गया हूँ, मुझे कोई भी खतरा नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। रिस्क तो होता है, लेकिन असल रिस्क क्या है, इस चीज को हमेशा याद रखें। ओसीडी में सबसे बड़ा रिस्क ठीक ना होना है। अगर आप रिकवर नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा रिस्क होगा। अब बात आ जाती है कि जो ओसीडी में सबसे ज्यादा चीज तंग कर रही होती है, अनसर्टेनिटी, खासकर हेल्थ से रिलेटेड। उनके माइंड में क्वेश्चन, क्या हम ठीक हो जाएंगे? अगर थेरेपिस्ट उन्हें कहते हैं कि जी आप ठीक हो जाएंगे, फिर वो क्वेश्चन करते, आर यू श्योर? बहुत ज्यादा रीअश्योरेंस चाह रहे होते हैं। तो रीअश्योरेंस की हमने पहले भी बात की कि इसको समझना बहुत जरूरी है। ओसीडी में आपने कभी रीअश्योरेंस सीख नहीं करनी है, ना खुद से, ना दूसरों से। अब जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने रीअश्योरेंस सीख नहीं करनी है। इसकी कंप्लीट एक वर्कशीट भी है कि जिसमें रीअश्योरेंस की समझ आएगी आपको, कि रीअश्योरेंस कौन सी बिहेवियर्स को हम रीअश्योरेंस समझ सकते हैं और कौन से नहीं है, कौन से इंफॉर्मेशन के लिए और कौन से रीअश्योरेंस के लिए। तो आपने रीअश्योरेंस कभी नहीं सीख करनी, ना तो दूसरों से ना खुद से। बल्कि आपने क्या करना है, उसको उलट करना है। आप खुद को बताएं, क्या बताएं, कि कुछ बुरा होने जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड है ना सब कुछ। आप जब पहले से प्रिपेयर्ड किस तरह होंगे, किस तरह खुद को तैयार, किस सब कुछ बुरा होने जा, बल्कि बुरा हो रहा है, और बल्कि बुरा हो चुका है। आपने खुद से इस अंदाज में बात करनी है। जब आपका माइंड आपको रीअश्योरेंस सीख करने के लिए कहेगा, तो रीअश्योरेंस एक कंपल्शन की किस्म है, ठीक है, एक तरह की कंपल्शन है, वो आपने नहीं करनी। क्योंकि जितना आप होमवर्क कर चुके होंगे, अगर आप रीअश्योरेंस सीख करते रहे, तो वो सारा होमवर्क, उसके असरात खत्म हो जाएंगे, और आप फिर से आपकी वही सिम्टम्स, वो साइकिल चल पड़े। तो रीअश्योरेंस सीकिंग जो है वो कंपल्शन है, चाहे आप उसे किसी तरह से भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें, ये करना दुरुस्त नहीं है। ठीक है। और अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हम दोबारा से उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। सो रीअश्योरेंस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होता है, सोच से भी ज़्यादा होता है, और उन्हें पता भी नहीं चल रहा होता कि रीअश्योरेंस हो रही है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सो रीअश्योरेंस सीख करने की के लिए एनजाइटी होना, उसकी तलब होना, तो बात समझी जा सकती है। ठीक है, वो एक थॉट की सूरत में हो सकता है, सेशन की सूरत में हो सकता है, लेकिन अगर उस पर अमल कर लिया जाए और रीअश्योरेंस सीख की जाए,
जिस तरह से हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि मैं दोबारा से चेकअप करवा लूँ क्या, इस तरह के क्वेश्चंस। क्या ठीक हो जाऊंगा? आप रिपीटेडली जब ये चीज़ें पूछिए, जब क्या बता भी चुके होंगे, वो कहेंगे आर यू श्योर। इस तरह की चीज़ें जो भी, जिससे उन्हें ऐसा फील होगा कि उनकी एनजाइटी कम हो रही है और वो एक कंपल्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो चाहे उनका माइंड उसे किसी भी अंदाज में जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहे, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहे उनका माइंड, वो भी करते रहे, लेकिन हमने उन्हें ये पॉइंट समझाना जरूरी है, क्योंकि ये कंपल्शन है। जस्ट एग्री। तो अब क्या करें? जब थॉट्स आ रही हैं, वो कह रही हैं कि रीअश्योरेंस भी सीख करें आप, और भी कंपल्शंस करें, मेंटल एक्ट्स करें, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको या घर वालों को नुकसान हो जाएगा। हमने तो ये सारी चीजें देख ली हैं कि किस तरह से अजियतनाक थॉट्स हो सकती हैं। तो अब करना क्या है इन थॉट्स का? जस्ट एग्री। अच्छा, जो मेल पार्टिसिपेंट है अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अभी मैंने क्या किया? सो जस्ट एग्री। वो तो ओसीडी आपको क्या है, ये रहा है कि आपने फोकस करना है इस थॉट को, बड़ी तवज्जो देनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आपको आपके बारे में बता रही है, ठीक है? तो वो तो ये चाह रहा है ओसीडी कि आप इसका तज्जिया करें, आप इस थॉट को, आप इसे क्वेश्चन करें, इसमें पड़े रहें, इससे और क्यों करते रहें। इससे क्या होगा? एक तो टाइम टेकिंग चीज है, ऑब्सेशंस बढ़ती जाएंगी, उसके मुख्तलिफ पहलू सामने आते जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं आप जाके कंपल्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे, या आप रीअश्योरेंस करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो करना क्या है? इस सब चीजों से एनालाइज करना, क्वेश्चनिंग, आर्गुइंग, इन सब चीजों से बचने से बेहतर क्या है? जस्ट एग्री। ठीक है? अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको मेंटली ठीक नहीं लगता, हार्मफुल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो आपसे बहस करना चाहता है, आपसे, आपके साथ अपने तज्जिए करना चाहता है और ख्यालात का तबादला करना चाहता है, क्वेश्चनिंग करता है, बहस करता है, आप क्या करेंगे? आपको पता है उसने तो नहीं मानना, आप कहेंगे ठीक है, बस जान ही छूट गई। ऐसा ही है ना, यहाँ पे भी यही आपने करना है। क्योंकि जो सवालात माइंड में पैदा कर रहा है ओसीडी, वो असल सवाल ही नहीं है। ये कोई सवाल ही नहीं है कि एक दफा आपने हाथ धो लिए हैं तो जर्म्स हैं या नहीं है, अगर हुए तो क्या होगा, व्हाट इफ। ये कोई रियल क्वेश्चंस नहीं है। तो जब सवाल ही रियल ना हो, तो उनको इतनी अहमियत क्या देंगी कि उनको एनालाइज किया जा रहा है, क्वेश्चनिंग है, उनके साथ आर्ग्यू किया जा रहा है, ये सब माइंड में चल रहा होता है, और दूसरों के साथ भी इसका जिक्र चल रहा होता है। ठीक है? तो ये असल सवाल ही नहीं है। तो जो असल सवाल नहीं होता, उसके लिए कोई असल जवाबात भी नहीं होते, जितने मिल भी जाएं तो वो काफी फिर नहीं हो पाते। तो उसके साथ क्या करना है? जस्ट एग्री है। ये नहीं है कि एग्री करते करते भी डिटेल में एग्री करने लग जाए कि इस तरह से एग्री किया है, इस तरह नहीं, जस्ट एग्री। जान छुड़ाने वाली बात। ठीक है? बस कह दें कि ठीक है यार, ये जो थॉट्स हैं सही है, सच है, दुरुस्त है, मान लिए, बस बात खत्म। इस हद तक। अच्छा, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो बड़े इजीली ज्वाइन कर लेते हैं मेरे ख्याल से। आपको तो
बार बार आईडी और पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने भी ज्वाइन किया, मुझे आईडी और पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या हुआ है? हाँ, वो कह रहे हैं कि पासवर्ड और आपने तो दिया हुआ है ना ग्रुप में। हम्म। हाँ, उसी से ज्वाइन करना है, मैंने बता देती आ गए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर जूम पे मेरे ख्याल से अगर साइन इन ना किया हो तो शायद इस तरह का इशू आता है, वरना मेरे ख्याल से सबको तो ये नहीं देना पड़ रहा पासवर्ड वगैरह बार बार। तो उन थॉट्स के साथ अब क्वेश्चनिंग नहीं करनी, आर्गुमेंट्स नहीं करने, एनालाइज नहीं करना, बल्कि आपने उनसे जान छुड़ानी है, क्योंकि वो रियल क्वेश्चन ही नहीं। जब रियल क्वेश्चन, उनको टाइम देने का कोई मकसद नहीं है, तो सिंपली आपने क्या कहना है, ठीक है सच है। जब बात खत्म हो जाती है ना, तो उस सेंस में आपने कहना है कि ठीक है भाई, एग्री कर ली। नेक्स्ट, डोंट स्टॉप योर थॉट्स। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ में भी कोई ऐसी टेक्निक्स हो गई जो थॉट स्टॉपिंग पे काम करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो हम तो इस तरह की कोई चीज़ यूज पहले भी नहीं करते। और इस थेरेपी में भी यही है कि आपने थॉट्स को स्टॉप करने की कोशिश नहीं करनी, उनको नहीं रोकना। ऐसा हो नहीं सकता आप थॉट्स को रोकें, ये पॉसिबल नहीं। हम पहले थेरेपी में जो शॉर्ट टर्म थेरेपी थी और बाकी चीजें थी, हम वहाँ पे देख चुके हैं कि थॉट्स को तो रोकना पॉसिबल नहीं है, बल्कि तो उल्टा हो जाता है इसमें। अगर मैं आपसे किसी चीज का जिक्र करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ उस चीज को ना सोचें, तो सबसे पहले उसी चीज की सोच आपके माइंड में आएगी। आप इसे ट्राई करके देख लें। आप किसी चीज का नाम लें और आप कहें कि उसके बारे में नहीं सोचना, तो सबसे पहले तो ख्याल ही उस चीज के बारे में आएगा। ऐसा ही होता है। तो जो ऑलरेडी थॉट्स आ रही हैं, जो ऑब्सेशंस आ रही हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी कि भाई ये सोचना नहीं है मैंने ऐसा, वो तो आ रही हैं। तो इस पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। इससे क्या होगा, और ज्यादा थॉट्स आ जाएंगे। इसका उल्टा असर होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब आप ऐसी कोशिश करते हैं तो और ज्यादा थॉट्स उसी उसी चीज से रिलेटेड आते हैं। तो ये प्रूवन चीज है, स्टडी भी यही कहती है, तहकीक है इस पर, कि जब आप कोशिश करते हैं तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते थॉट्स को स्टॉप। कुछ पुरानी थेरेपीज में इस तरह के थे कोई कॉन्सेप्ट्स के, जी थॉट्स को स्टॉप करना है। तो आजकल तो इस तरह की कोई चीज नहीं सामने सुनने में आती है किसी भी थेरेपी में, बल्कि उल्टा करना है। आपने क्या करना है, आप कहेंगे ठीक है, आ जाएं थॉट्स, आप उन्हें फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर आप उनके बारे में कम सोचना चाहते हैं, तो आप उनके बारे में ज्यादा सोचें। और जब उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे, तो फिर वो लेस हो जाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू दिस थेरेपी इस तरह से चीज वर्क करती है। जब आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं थॉट्स को, कोई पर्टिकुलर थॉट्स हैं, आप उन्हें रोकने की, स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बढ़ती जाएंगी। जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं या कहते हैं ठीक है आ जाएंगे, और भी ज्यादा आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी। देन है से नो टू परफेक्शनिज्म। अब हम मुख्तलिफ टाइप्स भी पढ़ रहे थे, और अगर हम एक एक टाइप को थोड़ा सा देखें, तो उसमें परफेक्शनिज्म है ना। हाथ तो धुल गए हैं, लेकिन
परफेक्टली नहीं धुले। लॉक तो हो गया था, जाहिर है उन्होंने चेक भी किया, लेकिन शायद परफेक्टली नहीं हुआ, या बाकी जो अप्लायंसेस की बात आई थी सही तरह से स्विच सही तरह से नहीं हुआ, उसका ऑफ नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, कहाँ पे लाई करती हैं? तो साइकोलॉजी में इस चीज को ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कहा जाता है, या ऑल और नथिंग थिंकिंग भी कहा जाता है। ये चीज हमें परफेक्शनिज्म तक लेके जाती है। तो परफेक्शनिज्म तो अच्छी चीज नहीं है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसमें ये होता है कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि मायूसी बहुत जल्दी अटैक कर सकती है, खासकर मेंटल हेल्थ के इश्यूज में। इस तरह होता है ना कि मायूसी बहुत जल्दी आ जाती है। अक्सर थेरेपी छोड़ देते हैं किसी एक आध बात की वजह से, या डाउट्स हो जाते हैं, या ये होता है कि नहीं हो सक रहा, ये सही अब तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा, हालांकि वो अपनी प्रोग्रेस को देख ही नहीं रहे होते। बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो भी चुकी होती हैं, और वो चीजें उनके होमवर्क में भी पता चल रही होती हैं कि फर्स्ट टाइम वो कहाँ पर थे, नेक्स्ट कहाँ पर थे। बहुत कम ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन होते हैं कि जो वो फील नहीं कर पाते कि कितनी बेहतरी आ चुकी है। तो अगर एक दफा आपसे कोई गलती हो गई तो ये नहीं समझना कि आप टोटल फेलियर हैं। होमवर्क को ले लें, अगर आप होमवर्क किया है और थेरेपिस्ट ने आपको एक तरह से काम करने का कहा था कि आपने इस तरह से करना है, तो एक आध दफा या दो चार दफा आपसे उस तरह से नहीं हो पाया, इट डजेंट मीन कि बस थेरेपी खत्म होगी, बेकार जाया हो गई। अगर इस तरह से आपसे हो गया था तो इतना परफेक्शनिस्ट नहीं बनना आपने। और गलती को तो कभी भी दुरुस्त किया जा सकता है। असल चीज़ तो उसे समझना है कि अगर आपको समझ है उस चीज़ की, कि आपने इसको कैच कर लिया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप उसको दुरुस्त कर लें। अब यहाँ पर कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें परफेक्शनिज्म के अंदर ही, कि गलतियां ज़रूरी होती हैं। एक तो है ना कि नॉर्मल होती है, हम कहते हैं गलतियां ज़रूरी होती हैं, गलतियां नहीं होंगी तो नई स्किल्स कैसे सीखी जाएंगी? खासकर जब थेरेपी की बात हो रही है। अक्सर लोग फर्स्ट टाइम थेरेपी ले रहे होते हैं, या ज्यादा दफा नहीं ले चुके होते, दूसरी या तीसरी दफा भी होती है, तो उन्हें इतना याद भी नहीं होता कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने थेरेपी सीखी थी तो उन्होंने क्या सीखा था, इतना उन्हें नहीं इल्म होता इस चीज का, या उन्हें याद नहीं होता। तो थेरेपी में मिस्टेक्स होंगी, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये नॉर्मल है, उन्हें बताते हैं ये तो होता है, नई चीज तो नहीं। तो इस ऐसा माइंडसेट एक तो हो। और दूसरा ये है इसमें इम्पोर्टेंट कि अ लैप्स इज नॉट अ रिलैप्स। अगर एक आध बार कोई चीज मिस हो गई है, टास्क नहीं हुआ, या गलत चीज गलत हो गया है, कोई भी इस तरह की चीज है, आपने उसे रिलैप्स नहीं समझना, कि इस तरह से समझना कि अब तो फिर से ओसीडी ने मुझ पर अटैक कर लिया है, मेरे इतने महीनों की मेहनत जाया चली गई है, या ऐसा कुछ हो गया है। ऐसा नहीं है। जैसे ही आपको पता चल गया कि मिस्टेक थी और आपने उसके ऊपर वर्क किया और उसको करेक्ट कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक एक शिकस्त को आप फाइनल शिकस्त नहीं समझ सकते। प्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दें। हीलिंग अर्थ थेरेप्यूटिक्स हमारे जो कोर्सेज हैं पूरे पाकिस्तान में, डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए, खासतौर पर पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इनके लिए जो थेरेपीज़ हैं, हमारे जो कोर्सेज हैं पाकिस्तान में फेमस हैं, थेरेपिस्ट के कोर्सेज लेते हैं और आगे वो क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं इन कोर्सेज की बेसिस पर, हमारी सर्टिफिकेशंस की बेसिस पर। और कम टाइम में हमने माशाल्लाह से इतने अच्छे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ एचएसटी को। तो मैम मेरा होती हैं, इनका ही आइडिया है इसका, हीलिंग हर्ट्स का, और ओसीडी का भी इनका ही आइडिया है। इनके जो क्लाइंट्स हैं उन्हीं से हमने स्टार्ट किया था वर्क। सो देखते हैं कि ओसीडी थेरेपी कोर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले ओसीडी क्या चीज़ है? ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको ओसीडी, ओसीडी की टाइप्स, और इसकी जो थेरेपी है, किस तरह से ये थेरेपी देनी है, और ये कुछ वैसी चीज़ नहीं है कि एनी थेरेपी और एनी मेडिकेशन जिस तरह होती है, ऐसा नहीं है। ये प्रूवन है, इट वर्क्स एंड इट वर्क्स वेरी वेल। 40 ईयर से ज़्यादा इस पे वर्क हो चुका है और ये सक्सेसफुल रही है। इसमें जितनी चीज़ें शामिल की गई हैं तो बहुत सक्सेसफुल रही है। 90 to 95% उनके रिजल्ट्स आए हैं। सो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओसीडी क्या चीज़ है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में एक तो ऑब्सेशंस होती हैं, यानी
कि उनके माइंड में इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट्स आ रही होती हैं। तो ये जो थॉट्स हैं ये आइडियाज की सूरत में हो सकते हैं, अपनी बॉडी से रिलेटेड सेंसेशंस की सूरत में ये नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं। तो अब ये तो हो गया ऑब्सेशन। कंपल्शंस क्या है कि अब इन ऑब्सेशन से मिलने वाली एंजाइटी को कम करने के लिए, ख़त्म करने की कोशिश के लिए वो कुछ करते हैं, रिपीटेटिवली वो कुछ करने पर मजबूर हो जाते हैं। उन मजबूरियों को कहते हैं कंपल्शंस। तो इन रेपिटेटिव बिहेवियर्स में क्या हो सकता है, हैंड्स की वॉशिंग हो सकती है, चीज़ों की सफाई हो सकती है, चीज़ों को चेक करना है, जिस तरह अक्सर चूल्हे को चेक करना, स्विचेस को चेक करना, डोर्स के लॉक्स को चेक करना, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो सारे हो गए बिहेवियर्स जो फिजिकल बिहेवियर्स हैं। फिजिकल बिहेवियर्स के अलावा कुछ मेंटल एक्ट्स भी हो सकते हैं, जिस तरह की काउंटिंग हो गई, माइंड में लॉजिक तलाश करना, मेंटल एक्ट्स भी हो सकते हैं। तो कंपल्शंस कभी कभी मेंटल भी हो सकती हैं। सो ये बेसिकली ऑब्सेशंस और कंपल्शंस का मीनिंग है। जब ये किसी शख्स को सिग्निफिकेंटली उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस लेके आते हैं, यानी वो डेली की एक्टिविटीज आसानी से नहीं कर पा रहा, अपने रिलेशनशिप्स नहीं निभा पा रहा, स्टडी को जारी नहीं रख पा रहा, वर्क को नहीं कंटिन्यू कर पा रहा सही तरह से, तो जब वो सिग्निफिकेंटली इंटरफेरेंस आ रही होती है, यानी कि इतनी हद तक कि वो थेरेपिस्ट के जाने का मजबूर हो जाते हैं, तो ऑब्सेशन और कंपल्शन के साथ ये होना भी जरूरी है कि वो इस लेवल तक हों कि उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो इंटरफेयर हो रही होती है। तो फिर ये ओसीडी कहलाता है। आगे चल के हम देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है DSM-5 के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले ऑब्सेशंस का होना जरूरी है। जब ऑब्सेशंस होती हैं, राइट, ऑब्सेशंस होंगी तभी ओसीडी होगा ना। तो पहली चीज वो बता रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशंस, फिर इसके साथ कंपल्शंस, या फिर बोथ। ठीक है, अब यहाँ पर और बोथ का क्या मीनिंग है ये आप देख रहे हैं। हमने बात की कि ऑब्सेशंस जो है उनके साथ ही कभी कभी मेंटल एक्ट्स भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि बिहेवियरल कंपल्शंस नजर आ रही, कभी कभी वो ऑब्सेशंस ही जो है फर्दर आगे जाके कंपल्शंस बन रही होती हैं कि मेंटल एक्ट्स की सूरत में वो माइंड में ही वो ऑब्सेशंस आगे वो मैच कर रहे हैं, चीज़ों को काउंटिंग कर रहे हैं, लॉजिक्स तलाश कर रहे हैं माइंड के अंदर ही वो। तो इसलिए यहाँ पर लिखा और बोथ, दोनों भी हो सकती हैं। ओसीडी तो वैसे दोनों ही से ही बनता है ना, ऑब्सेशंस और कंपल्शन से। सो ऑब्सेशंस और मेंटल एक्ट्स जब आ जाए तब भी बन सकता है ओसीडी। सो ये इसका एक क्राइटेरियन है। तो अब ऑब्सेशंस को डीएसएम में डिफाइन किया गया है कि रिकरेंट और परसिस्टेंट थॉट्स हो सकती हैं, अर्जेस हो सकती हैं, उसका करने का दिल चाह रहा है कि वो करे, एक अर्ज, एक नीड के तौर पे भी ये थॉट्स हो सकती हैं। और थॉट्स इमेजेस की सूरत में भी हो सकती हैं कि वो कुछ कर रहा है, जैसे इमेजेस आते हैं, लाइक दे आर हार्मिंग समवन, लाइक दे आर अनक्लीन। तो ये चीजें होती हैं। अब ये जो डिस्टरबेंस है, इंट्रूसिव थॉट्स हैं, उनकी मर्जी के बगैर आ रही हैं, वो खुद ब खुद आ रही हैं थॉट्स, ये चीज समझना जरूरी है। और इन थॉट्स ओवर, ये जस्ट ओवर थिंकिंग नहीं है, इनके साथ एक एंजाइटी भी आ रही है कि जब तक वो कुछ करने पे मजबूर नहीं होते हैं, वो कुछ करते नहीं है, कंपल्शन नहीं करते हैं, तब तक उनकी एंजाइटी उन्हें कम होती हुई फील नहीं होती। तो कभी वो उनको इग्नोर करना चाहेंगे, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, मोस्ट ऑफन वो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, कंपल्शन करेंगे, कोई एक्शन या कोई मेंटल एक्ट, कोई और थॉट ले आके उस एंजाइटी को कम करने की कोशिश करेंगे। दिस इज नोन एज कंपल्शन। तो कंपल्शन को भी डिफाइन किया गया, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, हैंड वॉशिंग, ऑर्डरिंग थिंग्स, चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में रखना, चीज़ों को चेक करते रहना। मेंटल एक्ट्स किस तरह से हो सकते हैं, काउंटिंग हो सकती है, वर्ड्स को रिपीट करना हो सकता है, प्रेइंग हो सकती है, रिलीजियस ओसीडी में जिस तरह से होती है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये कंपल्शंस की डेफिनेशन होगी। अब कंपल्शंस की दूसरी टाइप हम देख चुके हैं कि मेंटल एक्ट्स भी कंपल्शन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बिहेवियरल हो। तो मेंटल एक्ट्स को भी एक तरह से बिहेवियर्स देखा जा रहा होता है कि वो माइंड में कुछ कर रहे हैं। क्राइटेरियन बी के अकॉर्डिंग ये जो कंपल्शंस हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। ऑब्सेशंस आई और जो कंपल्शन है उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लिया, जिस तरह के हैंड वॉशिंग है। ओसीडी के नाम से हमारे माइंड में तो ये याद है ना, क्लीनिंग और हैंड वॉशिंग, इस तरह की एक्टिविटीज हमारे माइंड में ये पिक्चर बनती है कि ओसीडी ऐसा होता है। तो ये जो कंपल्शन है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। डीएसएम के अकॉर्डिंग ये 1 घंटे से ज्यादा ले रही होती है।
यानी 1 घंटे से ज़्यादा होगा तो ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है और हम डायग्नोस कर पाएंगे। तीसरी क्या चीज़ ज़रूरी है डायग्नोसिस के लिए, ये जो ओसीडी के सिम्टम्स हैं ये किसी और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से नहीं है, लाइक सब्सटेंस अब्यूज या मेडिकेशन, किसी दवाई का या किसी नशे का अगर ये असर है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये ओसीडी है, क्योंकि ओसीडी तो जेनेटिक है, राइट। तो इस चीज़ को भी देखना है, या कोई और मेडिकल कंडीशन की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। देन इसका लास्ट जो क्राइटेरियन है उसके अकॉर्डिंग किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी ये डिस्टर्बेंस नहीं है। यानी ओसीडी का अपना एक जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है कि ऑब्सेशन कंपल्शन है, कहीं ऐसा ना हो कि हम एंजाइटी के किसी और डिसऑर्डर को ओसीडी समझ जाएं, ओवर थिंकिंग को ओसीडी समझ जाएं। तो इसलिए ये चारों चीज़ें, ये क्राइटेरिया जो है वो मीट करना ज़रूरी है डायग्नोसिस के लिए। देन हम देखते हैं टाइप्स कौन सी हैं ओसीडी की। यहाँ पर कोई 12 टाइप्स बताई जा रही हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब कंटेमिनेशन ओसीडी जब सबसे ज़्यादा फेमस है, ओसीडी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में यही आता है कि जर्म्स का खौफ होता है उन्हें, हाथ गंदे हो जाएंगे, क्लीन रहने की उन्हें एक्सेसिव नीड होती है कि किसी चीज़ को टच ना कर लें। तो कंटेमिनेशन ओसीडी सबसे ज़्यादा फेमस है, ये इसकी फर्स्ट टाइप है। देन चेकिंग ओसीडी है जिसकी हम बात कर रहे थे, डोर लॉक्स चेक करना, स्विचेस का चेक करना, कोई अप्लायंसेज हैं उनको चेक करना। तो सेफ्टी के लिए और हार्म से बचने के लिए जो ऑब्सेशन आ रही होती हैं और वो बार बार कंपल्शन पे मजबूर हो रहे होते हैं चेकिंग के हिसाब से, तो देन दिस टाइप इज नोन एज चेकिंग ओसीडी। थर्ड इज सिमेट्री एंड ऑर्डर। अब ये एक थोड़ी सी कम तकलीफ की सिचुएशन होती है, इसमें जैसे होता है कि आपने चीज़ों को सिमेट्री में रखना है, ऑर्डर में रखना है। कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है तो फिर उस बंदे का दिल करता है कि इसको मैं प्रॉपर तरह से रखूं कि यहाँ पे होगी तो बेहतर होगा। तो एक हल्की सी एनजाइटी उन्हें फील हो सकती है कि इसको ऑर्डर में वो ना रखे तो फिर उन्हें अच्छा फील नहीं होगा। तो ये सिमेट्री एंड ऑर्डर ओसीडी इसको हम कहते हैं। सेंस ऑफ बैलेंस इससे फील होता है। देन होल्डिंग ओसीडी है, चीज़ों को जमा करने से रिलेटेड जो ओसीडी है, इसमें चीज़ों को डिस्कार्ड करना मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है उन्हें फेंकना या रद्दी वाले को दे देना मुश्किल हो जाता है। वो उन चीज़ों को भी अपने पास ही रखते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं। जो चीज़ें यूजलेस और अननेसेसरी होती हैं उनको भी वो रखते हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि अगर किसी को न्यूज़पेपर्स का फॉर एग्जांपल उसका इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर रीड करने का और उनको कलेक्ट करने का, तो उनका जो रूम है पूरा हर जगह वो उसी से भर जाता है और किसी चीज़ की जगह ही नहीं रहती। तो ये इस लेवल तक भी जा सकता है। देन रिलेशनशिप ओसीडी है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं वो किसी शख्स के बारे में होती है। वो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। तो अब ये रिलेशनशिप ओसीडी है, अब वो उसके किसी भी एस्पेक्ट से हो सकता है। उसकी लाइफ के किसी है, उसकी हेल्थ के बारे में हो सकता है कि हर वक्त उनको उसी उसी की हेल्थ के बारे में थॉट्स आ रही हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं सारा दिन या कई कई घंटे वो उसकी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जबकि उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से उनको जो ऑब्सेशंस आ रही हैं तो वो कंपल्शंस परफॉर्म करते जा रहे हैं। देन हार्म ओसीडी है। इसमें ये फियर होता है कि कहीं वो खुद को या दूसरों को नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसलिए वो बार बार चेक करते रहते हैं मेरी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, कहीं मैंने नुकसान पहुंचा तो नहीं दिया। हालांकि सिर्फ थॉट ही माइंड में आई है, तो वो रीएश्योरेंस ही करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कहीं ऐसा हो तो नहीं गया, मेरे माइंड में ये आ गया तो कहीं गुनाह हो तो नहीं गया, नुकसान किसी का हो तो नहीं गया। तो यहाँ पर उनकी रीएश्योरेंस जो है वही कंपल्शन होती है। अगर एक तो होता है कि कभी वो परफॉर्म कर भी जाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा भी देते हैं चुपके से, ये भी हो सकता है कि नुकसान पहुंचाया नहीं लेकिन फिर भी उन्हें एंजाइटी हो रही है और वो क्वेश्चनिंग करते रहते हैं दूसरों से कि कहीं मैंने ऐसा सोचा है तो कहीं नुकसान पहुंचा तो नहीं दिया, कहीं मैं पहुंचा तो नहीं दूंगा, कि मुझे तो थॉट आ रही है, जबरदस्ती आ रही है, कहीं मुझसे ऐसा हो तो नहीं जाएगा। तो ये हार्म ओसीडी है। स्क्रपुलोसिटी ओसीडी जो है वो रिलीजियस ओसीडी भी इसको कहते हैं या मॉरल ओसीडी भी कहते हैं। इसमें मोरालिटी से रिलेटेड कि मैंने अच्छा किया या नहीं किया, ये मुझसे गुनाह तो नहीं हो गया, और गुनाह से बचने के लिए इस तरह की ऑब्सेशंस आ रही होती हैं। और इसमें वो जैसे हमने प्रेइंग की एक बात की थी, डिटेल्ड काफ़ी काफ़ी देर तक वो कुछ पढ़ते रहते हैं सिर्फ इस फियर को कम करने के लिए। तो ये स्क्रपुलोसिटी ओसीडी है। हेल्थ एंजाइटी ओसीडी की एक और टाइप है। इसमें अपनी हेल्थ से रिलेटेड
ऑब्सेशंस आ रही होती हैं, और वो बार बार उन साइंस को चेक कर रहे होते हैं, सिम्टम्स को देख रहे होते हैं, और बार बार देख रहे होते हैं कि अगर वो कई डॉक्टर्स विजिट भी कर चुके हैं तो फिर भी उनको होता है कि शायद किसी ने सही नहीं बताया, वहम सा होता है। एक्चुअली ओसीडी को हम वहम का मर्ज कहते हैं ना उर्दू में। तो वो चेक करते रहते हैं और अपनी हेल्थ से रिलेटेड ऑब्सेशन और उनके लिए कोई कंपल्शन वो कर रहे हैं, दिस इज नोन एज हेल्थ एंजाइटी ओसीडी। देन पोस्टपार्टम ओसीडी है, ये मदर्स को अपने इन्फेंट चाइल्ड के लिए हो सकता है कि कहीं उसको नुकसान तो मेरी वजह से नहीं पहुंच जाएगा, कहीं उसको किसी और चीज़ से नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा। तो उसको बार बार चेक करते रहना कि कहीं वो कुछ खा तो नहीं लेगा, जर्म्स तो नहीं लग जाएंगे, कहीं उसको झूला तो नहीं लग जाएगा, जख्मी तो नहीं हो जाएगा, वो गिर गया है तो कहीं उसको ज्यादा चोट तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं बन जाएगी। इस तरह की ऑब्सेशंस, और फिर उसके लिए कंपल्शंस करते रहना, सेफ्टी मेजर्स लेते रहना, ये पोस्टपार्टम ओसीडी है। किसी ने हैंड रेस किया। तो नेक्स्ट आएगा परफेक्शनिज्म ओसीडी। इसमें यह फियर होता है कि कहीं परफेक्शन की कमी तो नहीं है, कहीं 100% से कम तो नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो इस तरह की ऑब्सेशंस को किस तरह की कंपल्शन से फिर उनकी एंजाइटी को कम किया जाता है कि बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही होती है, हर टास्क के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा होता है, बार बार दोहराए जा रहे होते हैं टास्क, और एक अगर कोई फॉर एग्जांपल असाइनमेंट है तो उसको इतना ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि जितना टाइम लगना नहीं था उसमें, छोटी छोटी चीज़ों को देखना, कहीं कोई एक एस्पेक्ट मिसिंग तो नहीं है, इस तरह से उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश, या खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश, कोई गलती ना हो जाए, हर वक्त इम्प्रूवमेंट की फिक्र लगी रहना। एक तो ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है ना, लेकिन जब ये मिस्टेक्स का फियर हो जाए, मिस्टेक से ही तो बंदा लर्न करके सीखता है। सो इस तरह से परफेक्शनिज्म ओसीडी एक और टाइप है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देन एक और मेन टाइप है प्योर ऑब्सेशनल ओसीडी, जिसको प्योर ओ भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जस्ट ऑब्सेशन ही नजर आ रही होती है, कंपल्शन अगर होती भी हैं तो वो मेंटल एक्ट्स की सूरत में होती है, फिजिकल कंपल्शन नहीं होती हैं। तो इस तरह की टाइप की कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं? हार्मिंग वन सेल्फ और अदर्स, इससे रिलेटेड ऑब्सेशंस हैं, और खुद के लिए या दूसरों के लिए वायलेंट थॉट्स हैं कि नुकसान पहुंचा देंगे, इस तरह की ऑब्सेशंस हैं। तो जहाँ पर जस्ट ऑब्सेशंस नजर आ रही हैं, और अगर कंपल्शंस हैं भी तो वो फिजिकल नहीं है, जस्ट मेंटल एक्ट्स की सूरत में है, तो वो प्योर ऑब्सेशनल ओसीडी समझा जाता है। ये टाइप में, इस टाइप में आ जाता है। रिलीजियन या ब्लास्फेमी से रिलेटेड ऑब्सेशंस हैं, खुद को बहुत गुनाहगार समझते हैं, या वो समझते हैं मेरे माइंड में इस तरह का वहम या वसवसा आ गया था तो शायद अब मेरा ईमान नहीं रहा। इसी तरह से लूजिंग कंट्रोल और गोइंग इनसेन, कुछ हो जाएगा, उन्हें समझ नहीं होती, कुछ हो जाएगा उन्हें, वो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई उसके लिए वो कर तो नहीं रहे, कुछ कंपल्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन पीएल्स की सूरत में ऑब्सेशंस मौजूद हैं। तो ये भी प्योर ओ की सारी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से हर वक्त शकूक में घिरे रहना, पैरानॉइड थॉट्स हर वक्त माइंड में चलती रहती हैं, ये भी एक टाइप हो सकती है। और रीअश्योरेंस सीकिंग होती है इसमें, कि बार बार पूछ रहे होते हैं कि आप मेरे साथ रहेंगे, तो डाउट्स खुद ब खुद आ रहे होते हैं। तो उसके लिए वो कुछ ऑब्सेशंस तो नहीं करे, लेकिन कंपल्शन तो नहीं करे, लेकिन ऑब्सेशंस जस्ट मौजूद हैं। तो ये भी प्योर ऑब्सेशनल ओसीडी की एक एग्जांपल हो सकती है। सो हम डिस्टिंग्विश किस तरह करेंगे नॉर्मल बिहेवियर को और ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर को, जो कि ओसीडी की निशानी है? अगर तो आप डोर लॉक को एक दफ़ा चेक करते हैं और अगेन चेक करते हैं कंफर्म करने के लिए, इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने 3 दफ़ा चेक कर लिया, लेकिन सिर्फ एक बार ऐसा नहीं हुआ बल्कि हमेशा ही ऐसा होता है कि आप बार बार चेक करते रहते हैं, तो ये ओसीडी की निशानी हो सकती है। देन ओसीडी और ओसीपीडी में थोड़ा सा फर्क समझना जरूरी है कि ओसीपीडी जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है,
तो इसमें क्या फर्क है, ओसीडी तो आप डिफाइन कर चुके कि क्या है। अब ओसीपीडी को देखिए कि ये तो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो ओसीडी के जो पेशेंट्स होंगे उनको तो पता होगा कि उनके डिसऑर्डर है, मोस्टली उनको पता होता है। लेकिन जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो इनको मालूम नहीं होता, वो तो इसको परफेक्शनिज्म समझ रहे होते हैं कि ये तो एक अच्छी आदत है। इस तरह से उन्हें एनवायरनमेंट पे कंट्रोल मिल रहा है। तो वो तो इसको अवेयर नहीं होते कि ये डिसऑर्डर है, वो तो इसको एक पर्सनैलिटी का हिस्सा समझ रहे हैं कि ये एक अच्छी आदत है, इसको एक गुड बिहेवियर के तौर पे देख रहे हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मोटिव है, ओसीडी में तो मोटिव ये होता है कि अपनी एंजाइटी को कम कर लें, नुकसान से बच जाएं, सेफ रहें। यहाँ पे मोटिव क्या होता है कि परफेक्ट रहना है, चीज़ों को ऑर्डर में रखना है, इस तरह से स्केजुलिंग करनी है, टाइम की ज़्यादा पाबंदी करनी है, इस तरह की चीज़ें हर वक्त उसी का सोचते रहना। तो वो उसको परफेक्शनिज्म समझ रहे होते हैं, वो किसी एंजाइटी से रिलीफ तो नहीं चाह रहे। थर्ड जो फर्क है वो ये है कि ये कंसिस्टेंट होता है। आप जानते हैं कि पर्सनैलिटी का हिस्सा होना क्या होता है, कि वो चीज़ हर वक्त उनके साथ होती है। ओसीडी का तो ये हो सकता है कि कभी उनको सिम्टम्स हैं, कोई ऐसा फेज भी आ सकता है कि उनको सिम्टम्स इतने उन्हें तंग ना कर रहे हो, स्ट्रेस में अगेन उनके वो सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ओसीडी तो इस तरह से है। जबकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ओसीपीडी जो है, इसमें ये जो सिम्टम्स हैं ये कॉन्टिन्यूस होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। ओसीडी के साइकिल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि सबसे पहले ऑब्सेसिव थॉट माइंड में आती है, ये इंट्रूसिव थॉट होती है जो एंजाइटी लेके आती है, एक बेचैनी, घबराहट या अनजाना सा खौफ, अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से एंजाइटी बनती है। और वो जो एंजाइटी है उसको वो कोप अप नहीं कर पा रहे होते, उन्हें मजबूरन कुछ एक्ट करना होता है, चाहे वो मेंटल एक्ट है या फिजिकल बिहेवियर है, उसे हम कंपल्शन कहते हैं। जब वो कंपल्शन कर लेते हैं तो एक उन्हें टेम्पररी सा रिलीफ मिलता है। अब ये जो रिलीफ है ये वक्ती सा होता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, अगेन ऑब्सेसिव थॉट आ जाती है। अब इसको आप जो बार बार हाथ धोते हैं उससे रिलेट करके देखिए। हॉट आई के हाथ पे जर्म्स हैं या डर्ट है और बीमारी हो सकती है। एनजाइटी हुई, एनजाइटी के बाद उन्हें कंपल्शन क्या की कि हैंड वॉश, हाथ धोने के बाद उन्हें कुछ देर का रिलीफ मिला, लेकिन अगेन उन्हें ऐसा फील हुआ कि अभी भी जर्म्स सही तरह से हाथ से नहीं उतरे हैं, या फिर से जर्म्स लग गए हैं, तो फिर से एनजाइटी स्टार्ट, एंड द साइकिल गोज ऑन। इस साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप ओसीडी को और ओसीडी के मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं। इस तरह से ओसीडी परसिस्ट करती है। तो ये है ओसीडी की मैनिफेस्टेशन कि किस तरह से चलती है। ओसीडी की टाइप्स हम देख चुके हैं, कंटेमिनेशन हमने देख लिया, सिमेट्री और अरेंजिंग का देख लिया, डाउट एंड हार्म को भी देख लिया। एक और टाइप है अनएक्सेप्टेबल एंड टैबू थॉट्स। तो ये कुछ ऐसी थॉट्स हो सकती हैं जो इंसान दूसरों से शेयर नहीं कर सकता, कुछ इस तरह का हार्म करना जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो उनके माइंड में थॉट्स तो खुद ब खुद आ गई, लेकिन वो शेयर नहीं कर सकते। मे भी थेरेपिस्ट से वो शेयर कर लें कि इस तरह की आती हैं थॉट्स, या क्लोज फ्रेंड से वो कर भी लें शेयर, लेकिन ऐसी ऐसी ऐसे ख्यालात को टैबू समझा जाता है, उन्हें वो शेयर नहीं कर पा रहे होते। ये रिलीजियस हो सकती हैं, सेक्सुअल हो सकती हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो शेयर करने के काबिल नहीं होते। तो ये एक अलग से टाइप आ जाती है टैबू थॉट से रिलेटेड। देन इसकी एक शॉर्ट सी थेरेपी है कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं ओसीडी को। स्टार्ट होता है ऑब्सेशन से, इंट्रूसिव थॉट्स आ रही होती हैं। अगर आप माइंडफुल होके कैच करते हैं थॉट को, यानी जब वो थॉट आ रही है और वो एंजाइटी आपको होने से पहले ही आपने उस थॉट को पकड़ लिया, आपने पहचान लिया ये थॉट है, उस थॉट को कैच करने के बाद आप उसे चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करने से ये मुराद है कि आप आपको जहाँ सोना है वहां सो जाओ, काइंडली सो जाओ अपना जमीन पे सो। माइक ऑफ कर लें प्लीज। तो आप चेक करते हैं कि क्या ये दुरुस्त भी है या नहीं, ये फायदेमंद भी है या नहीं। जाहिर है जब आप माइंडफुल हो गए, आपने थॉट पे फोकस कर लिया, उसे कैच कर लिया, तब आप उसे चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक्यूरेट है।
जब आपने देखा कि एक्यूरेट नहीं है, तो लॉजिकली नहीं है, ना इसका कोई फायदा है इस थॉट का, तब आप नेक्स्ट स्टेप लेकर उसको चेंज कर सकते हैं, एक एक्यूरेट थॉट उसकी जगह ला सकते हैं। और ये थेरेपी में अक्सर रिटर्न वर्कशीट्स पे किया जाता है फॉर प्रैक्टिसिंग, कि किस तरह से आपको थॉट आई, उसकी जगह एक रेशनल और पॉजिटिव थॉट आप लेके आते हैं। तो इस तरह से ये एक शॉर्ट टर्म सी थेरेपी है जो काफ़ी यूजफुल हो सकती है। अब अगर आप आपके ओसीडी क्लाइंट्स हैं या आपको ओसीडी का इशू है, तो आप उसे ओवरकम करना चाह रहे होंगे, तो 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, आपको ये समझनी चाहिए अगर आप ओसीडी को ओवरकम करना चाह रहे हैं या अपने क्लाइंट्स की हेल्प करना चाह रहे हैं। फर्स्ट वन इसकी ओसीडी क्रोनिक है। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो क्रोनिक है, जिस तरह से डायबिटीज होता है। क्रोनिक मीन्स ये लॉन्ग टर्म में रहने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि लाइक फीवर और फ्लू कि आपने कोई मेडिसिन ली है या थेरेपी ली है और ओसीडी हमेशा के लिए खत्म हो गया और वापस कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये क्रोनिक है, इसको क्रोनिक वे में समझना जरूरी है कि ये जेनेटिक है, ये रहेगा। सेकंड, दो फीचर्स ओसीडी के होते हैं ऐसे जो जिन्हें आपने समझना है कि ये मेन फीचर्स हैं, वो है डाउट और गिल्ट। डाउट को तो हमने देख लिया कि वहम होता है, शक होता है, और ये एक तरह का गिल्ट भी लेके आ रहे होते हैं, सेल्फ पे एक तरह का प्रेशर होता है कि वो खुद को उसकी वजह समझ रहे होते हैं, वो शेम फील कर रहे होते हैं और उन्हें गिल्ट भी हो रहा होता है। तो ये एक तकलीफ दे कंडीशन है कि डाउट भी है और साथ में गिल्ट भी है, उन्हें सर्टेनिटी नहीं मिल रही। देन पॉइंट नंबर 3 कि कंपल्शन को आप रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में कि आपने एक दफा हाथ धो लिए, दूसरी दफा आप हाथ धोने जाएं या ना जाएं, ये चीज आप तक है, आप उसे तो रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आप इस चीज को याद रखें कि ऑब्सेसिव थॉट को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप उसको सोचने से इनकार नहीं कर सकते कि मैंने तो ऐसी थॉट नहीं सोचनी, क्योंकि वो इंट्रूसिव और अनवांटेड होती है और वो खुद ब खुद आती है। इस चीज को भी समझना जरूरी है कि कंपल्शन आपके कंट्रोल में है जबकि ऑब्सेशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट चीज कि सीबीटी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी है ओसीडी के लिए। ओसीडी को अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं तो आप सीबीटी का यूज करते हैं, लेकिन सीबीटी तो एक बहुत बड़ी थेरेपी है। अभी तो हमने ऊपर कॉग्निटिव थेरेपी का एक शॉर्ट सा इमेज देखा है, लेकिन वो वर्क किस तरह करता है इसको समझना और कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए होते हैं, वो हम इस कोर्स में आगे जाके डिटेल से देखेंगे। पॉइंट नंबर 5, मेडिकेशन। अद्वियात मदद तो कर सकती हैं लेकिन वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होती, थेरेपी सीख करना मस्ट होता है। इसीलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो थेरेपी जो है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकती है, मेडिकेशन जस्ट हेल्प कर सकती है अब स्टार्ट में कुछ सिम्टम्स पे काबू पाने के लिए, लेकिन आपने ये बिहेवियरली इसको कंट्रोल करना होता है, इसको समझ के कंट्रोल करना होता है, उसके लिए साइको एजुकेशन और थेरेपी मस्ट होती है। पॉइंट नंबर 6 कि आपको दूसरों का सहारा नहीं लेना, दूसरों पे डिपेंड नहीं करना अपने सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए या अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, डिसऑर्डर को समझना है, या आपके क्लाइंट्स है तो आपने ये उन्हें बताना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इसको समझना है और आपने खुद ठीक होना, आप दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। ओसीडी का ये इशू होता है कि अक्सर क्लाइंट्स समझ रहे होते हैं कि बस मैंने सेशन ले लिया, अब थेरेपिस्ट का काम है कि वो मुझे ठीक करेगा, हालांकि ऐसा नहीं होता, एक्शन उन्होंने खुद ही लेना। पॉइंट नंबर 7 भी इसी से रिलेटेड है कि जो भी अच्छा ट्रीटमेंट होगा, अगर आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी थेरेपी और आपका ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपने क्लाइंट को इस तरह से टीच करना है कि वो अपना थेरेपिस्ट खुद बन जाए, उसे ये सारी चीजें समझ आ जाए, उसे ओसीडी मैनेजमेंट आ जाए, वो खुद को खुद ट्रीट कर सके। तो कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट होगा उसका मकसद क्या होगा कि वो क्लाइंट को उसका अपना थेरेपिस्ट खुद बना। पॉइंट नंबर 8, आप अपनी इंट्यूशंस पे रिलाई नहीं कर रहे होते, कर सकते हैं टोटली, कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपकी जो इंटरनली आपको थॉट्स आ रही हैं, ये जो कंपल्शंस आप समझ रहे हैं, कि आप उन पे रिलाई करने लग जाएं कि ओसीडी से किस तरह से डील करना है। कभी भी कोई बीमारी तो आपको खुद आके नहीं बताती कि
मुझे इस तरह से आपने ठीक करना है, आपको नॉलेज सीख करना पड़ता है, राइट। तो आपने अपनी इंट्यूशन पे रिलाई नहीं करना, बल्कि इंट्यूशन पे रिलाई करके ही तो ओसीडी मजीद बिगड़ता जाता है, आगे जाके आप देखेंगे किस तरह से। गेटिंग रिकवर्ड टेक्स टाइम। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पेशेंस, सब्र चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने आज थेरेपी स्टार्ट की है या 1-2 वीक्स हुए हैं, 2-3 सेशंस हो गए हैं और आप समझते हैं कि बस मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। एक तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपने डिपेंड भी दूसरों पे नहीं करना, आपने लर्न भी करना है, आपने मैनेज करना सीखना भी है और पेशेंट भी रहना है कि ये चीज़ें सीख कर प्रैक्टिस करके आहिस्ता आहिस्ता वर्क करेंगे, तो रिकवरी जो है वो टाइम ले सकती है। और इसका लास्ट पॉइंट है कि रिलैप्स। रिलैप्स कहते हैं कि जब किसी डिसऑर्डर की सिम्टम्स जा चुकी हों और वो बंदा सही फील कर रहा हो कि अब उसके सिम्टम्स नहीं है, और सही फील होगा कि अब मुझे ओसीडी नहीं रहा। लेकिन हमने पढ़ा कि ओसीडी क्या है, पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा ओसीडी क्रोनिक है। तो अब रिलैप्स हो सकता है किसी भी टाइम पे, कोई ऐसी सिचुएशन आके आ सकती है, कोई ऐसे ट्रिगर्स आ सकते हैं कि वो अपनी लाइफ तो जी रहे हैं लेकिन रिलैप्स आ रहा है, रिलैप्स की कुछ निशानियां, साइंस और सिम्टम्स उन्हें नजर आ रहे होते हैं, तो वो एक रिस्क हो सकता है। तो उन्होंने इन सारी जो टेक्निक्स अब आगे जाके हम जिनको स्टडी करेंगे, उन्होंने उनको लाइफ का हिस्सा बनाना है ताकि अगर रिलैप्स होने भी लगे तो उन्हें पता हो और वो उससे खुद की हिफाजत कर सकें। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओसीडी किस तरह से माइंड में होता है, किस तरह से ऑब्सेशंस लाता है और किस तरह से कंपल्शंस करवाता है। तो ओसीडी एक तरह से धोखे में रख रहा होता है उस शख्स को। ओसीडी कुछ झूठ बोल रहा होता है। इसको इस तरह से साइकोलॉजिस्ट ने लिया कि जिस तरह से ओसीडी एक मॉन्स्टर है और वो आपके माइंड में आकर कुछ बातें कर रहा होता है और आप उसका यकीन कर रहे होते हैं। तो वो 10 झूठ कौन से हैं उनको हम देखते हैं। नंबर 1 कि जो आपकी ऑब्सेशंस हैं, जो ये इंट्रूसिव थॉट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको तवज्जो देनी है। पहला झूठ ये बता रहा है कि आपने इनको तवज्जो देनी है और इसमें कोई खास मैसेज है आपके लिए, आपको कुछ बताना चाह रहा है। ओसीडी पहली बात तो ये आपसे करता है। दूसरा झूठ क्या है कि आपने अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है, यानी वो आपको थॉट्स में उलझाए रखता है। पहले तो वो कहता है कि आपने फोकस करना है थॉट्स पे, उसको तवज्जो देनी है, उसको टाइम देना है, वो तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सेकंड थिंग कि वो ये भी कहता है कि आपने इनको कंट्रोल करना है और आप उसी को करने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड पॉइंट कि अगर आपने ये रिचुअल ना किया, रिचुअल कहते हैं कंपल्शन को, किसी खास ऑब्सेशन से रिलेटेड जो कंपल्शन आप करते हैं वो रिचुअल होता है, लाइक वॉशिंग हैंड्स, लाइक चेकिंग। तो ओसीडी आपसे क्या कहता है कि अगर आपने ये रिचुअल ना किया तो क्या होगा, आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। कैसे? आपने हाथ ना धोए तो सबको जर्म्स लग जाएंगे, सब बीमार हो जाएंगे। आपने अगर स्विच सही तरह से ऑफ ना किया, ओवन सही तरह से बंद ना किया, इस्त्री को सही तरह से ना बन के, क्या होगा, घर में आग लग जाएगी। तो आपको या आपके घर वालों को, आप उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा। तो तीसरा बड़ा झूठ ये बोल रहा होता है उसी लिए। नंबर 4 कि सिर्फ इतना ही नहीं, रिचुअल तो करना है, रिचुअल को करेक्टली करना है आपने। आप जरा देखें किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा होता है ओसीडी। ये रिचुअल करना ही नहीं है बल्कि उसको परफेक्टली करेक्टली करना है, इसीलिए तो वो बार बार हाथ धो रहे होते हैं कि कहीं कोई जर्म तो नहीं रह गया, दोबारा से तो जर्म नहीं लगे। तो ओसीडी ये भी बता रहा होता है कि आपने रिचुअल को सही तरह से नहीं किया, फिर से करो,